अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की न्यू एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया की एपिसोड स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। ज़िबाइश बाजी की बर्थडे पर मुझे लाने की क्या तुक बनती थी? हद होती है किसी चीज़ की। पर्सनल असिस्टेंट ना हो गई, नौकर हो गई मैं इनकी। वो गुस्से से उनके पीछे पीछे आ रही थी। सुबह से उसने उसे 3 फाइल्स दे दी थी, वो भी रिन्यू करने के लिए। सुबह से टाइपिंग कर करके उसकी उंगलियां दर्द कर रही थी और अब वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लंच पर लेकर जा रहा था, वो भी ज़िबाइश बाजी के बर्थडे स्पेशल लंच पे। क्या तुक बनती थी कि अपनी होने वाली बीवी की बर्थडे पर वो अपनी पुरानी बीवी को साथ लेकर जाए। ज़िबाइश गाड़ी के बाहर खड़ी बड़े मज़े से स्टेटस अपडेट कर रही थी जब ईज़ा ने फ्रंट डोर खोलते हुए अपनी जगह अंदर बना ली थी। ज़िबाइश ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन वह ऐसा कुछ भी करके ज़रान की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मुस्कुराकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी। जब दूसरी तरफ से उसके नौकर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर अपनी जगह बनाई थी, मतलब ज़िबाइश के इतने बुरे दिन आ गए थे कि वो एक नौकर के साथ बैठ रही थी। लेकिन गौर करने पर उसे पता चला कि ये तो वो लड़की थी जो उस दिन उसके साथ थी, यानी कि ज़रान की बहुत दूर की कोई रिश्तेदार। हाय, तुम वही हो ना? आई एम सॉरी, उस दिन तो मेकअप में थी ना, अब तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो उस दिन से। तुम यहाँ ज़रान के ऑफिस में कब से काम कर रही हो? उसे देखते हुए पूछने लगी थी। मैं बस कुछ दिन से इंटर्नशिप में काम कर रही हूँ, वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहती चेहरा फेर गई थी। उसका कोई इरादा नहीं था ज़िबाइश से गप्पे लड़ाने का। अजीब ड्रामेबाज लड़की थी। शादी पे उसे मेकअप में देखा था, लेकिन पहले सुबह ज़रान के घर पर तो विदाउट मेकअप ही देखा था। तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। अजीब होती हैं ये मॉडल्स भी। ज़िबाइश, आप तो उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो मैं आपको क्या कहकर बुलाई? मैं आपको आप ही कहकर बुलाऊंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ईज़ा फ्रंट सीट से पीछे की तरफ देखते उसे कहने लगी थी। डार्लिंग, तुम मुझे भाभी कह दो, वो हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोली तो ईज़ा ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को हंसी की शक्ल दी थी। मजाक बहुत अच्छा करती हैं आप। मुंह खोलकर मसनूई कहका लगाती सीधी होकर बैठी थी। आई बड़ी भाभी बनने वाली, शक्ल देख अपनी। डाइन, तुझसे तो मैं अपने घर का वॉशरूम ना धुलवाऊं। वो बड़बड़ाते हुए ज़रान की तरफ देख रही थी जो उसकी बड़बड़ाहट को हंसते हुए सुनकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि पीछे बैठी इबादत उसके अंदाज से बहुत कुछ समझ चुकी थी। एक नज़र चेहरा घुमाकर उसने सामने लगे फ्रंट मिरर की तरफ देखा था, जहाँ पर 2 निगाहें उसी को फोकस किए हुए थी। वो अगले ही लम्हे घबराकर चेहरा फेर गई थी। हैप्पी बर्थडे, सिर्फ फ़िज़ाई तालियां बजाते हुए उसकी बर्थडे पर खुशी मना रही थी, जबकि ज़ारान और इबादत दोनों बिल्कुल ही खामोश थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुम दोनों का भी। मेरा ये बर्थडे बहुत यादगार रहेगा। इस दफ़ा मेरी फैमिली में भी कोई मेरे साथ नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम लोग ही तो मेरी फैमिली बनने वाले हो, क्यों ज़रान? वो शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगी थी। फ़जूल बातें मत करो, तुम्हारी इन्हीं फ़जूल बातों की वजह से हर तरह की न्यूज़ चैनल में फ़जूल किस्म की खबरें फैली हुई हैं। लोगों को हिंट्स देना बंद करो। यहाँ आने से पहले तुमने स्टेटस अपडेट किया था। वो थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल चेक कर रहा था, जहाँ वो उसका स्टेटस देख चुका था। लंच विद माई लव वन ZXZ, जिसमें साफ जाहिर था कि वो ज़रान और अपनी बात कर रही है। बहुत सारे लोग समझ चुके थे कि वो किसके साथ लंच पर जा रही है। कम ऑन डार्लिंग, मैं तुम्हारी बहनों का भी साथ में स्टेटस अपडेट कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं अकेली नहीं थी तुम्हारे साथ। उसके मूड बदलने पर वो काफ़ी आहिस्ता आवाज़ में उसके कान के करीब बोली थी, जबकि उन दोनों की खुसर पुसर उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो चाहती थी कि इबादत को भी अच्छी ना लगे, जो सर झुकाकर अपना खाना खाई जा रही थी। मेरी बहन सिर्फ फ़िज़ा है, वो दांत पीस कर बोला था। ओके ओके, समझ गई। तुम किसी को नहीं बताना चाहते कि इबादत तुम्हारी फैमिली मेम्बर है, राइट? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई नो तुम्हारे लिए ईज़ू बहुत स्पेशल है। मेरे लिए इबादत स्पेशल है, वो बेहद आहिस्ता से बोला। क्या मतलब? वो उठकर खड़ी होती चीख उठी थी, जबकि वो अब भी रिलैक्स था। मैंने कहा कि मेरे लिए वो स्पेशल है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए इस अंदाज में बोला कि ज़ुबाइश एक लम्हे में सब कुछ समझ गई थी। मुझसे ज़्यादा स्पेशल है वो जैसे आखिरी उम्मीद के साथ पूछ रही थी। ज़रान सीधा होते हुए कुर्सी की बैक से टेक लगाता अपनी टांग पर टांग रखता उसे देखने लगा था। यस मिस ज़िबाइश फ़ारूकी, शी इज़ स्पेशल मोर देन यू बिकॉज शी इज़ माइन। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहता या उस पर अपना और इबादत का रिश्ता जाहिर करता, उसने चीखते हुए सामने पड़ा केक उठाकर इबादत की ड्रेस पर फेंक दिया था। ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इबादत को उसकी हरकत बहुत बुरी लगी थी। उठकर खड़ी होती हुई वो अपनी ड्रेस देखने लगी, जब अगले ही लम्हे ज़िबाइश चीखी थी और साथ ही अपने हाथ का ज़ोरदार थप्पड़ इबादत के मुंह पर दे मारा। शट अप यू बिच, आई विल किल यू। वो गुस्से से उसकी तरफ पड़ती उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच चुकी थी, जब ज़रान ने एक झटके में उसे खींचकर पीछे धक्का दिया था। डोंट टच माई गर्ल यू सिकी लेडी।
यू सिक लेडी। अगर चाहता तो इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी दे सकता था, लेकिन औरतों पर हाथ उठाना ज़रान शाह की मर्दानगी नहीं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हेयर। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे दोस्ती का रिश्ता भी रखा जा सके। यकीनन तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया होगा। ज़रान पलट कर इबादत की तरफ देखने लगा था, जो रोते हुए अपना ड्रेस साफ़ कर रही थी, जबकि ज़िबाइश गुस्से से वहाँ से निकल चुकी थी। चलो जी, इसका पत्ता तो कट गया। आओ मेरे साथ, तुम्हारा ड्रेस साफ़ करते हैं। इज़ू शोना, मेरी जान तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। रिलैक्स मेरा बच्चा। वो आहिस्ता से ईज़ा का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला था। उसे बेचकर उसने रोती हुई इबादत का हाथ थामा और उसे अपने साथ वॉशरूम साइड पर ले आया था। मैं साफ़ करता हूँ, डोंट वरी, रोना बंद करो। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम भी तो उसे थप्पड़ मार सकती थी। फजूल में खड़े होकर रोने लग गई। ये क्या तरीका है? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अपने हक में बोलना भी आता है और अपने लिए लड़ना भी आता है। इस तरह से लड़ना है तो फिर तुम लड़ चुकी। उसकी ड्रेस साफ़ करते हुए बोल रहा था, जब उसने उसका हाथ थाम कर पीछे कर दिया। उसका हाथ बार बार उसके पेट से टच हो रहा था, जो उसके लिए बहुत अजीब था। अगर वो दुपट्टा उतार देती तो ड्रेस साफ़ करने में आसानी होती, लेकिन उसके सामने कैसे उतारती? मैं खुद कर लूँगी साफ़, आप जाएं ईज़ा के पास। और मैं इसलिए कुछ नहीं बोली था कि आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा ना लगे, वरना मैं उससे जवाब भी दे सकती थी। लेकिन क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड के थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारा होता तो आप मुझे अपने इंटर्नशिप से निकाल कर मेरा करियर ख़राब कर देते। आपका तो वैसे भी अब कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मुझसे बदला लेने के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपना गुस्सा शायद अब ज़रान पर निकाल रही थी, जबकि उसके बार बार गर्लफ्रेंड कहने पर ज़रान के लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। जबकि इस तरह से रो रो कर उसने अपना नाक मुंह सुर्ख कर लिया था। अब प्लीज़ जाएं यहाँ से, मुझे ठीक से अपनी ड्रेस साफ़ करनी है। आपकी गर्लफ्रेंड की मेहरबानी से मेरा नया जोड़ा ख़राब हो गया। वो गुस्से से फिर से कहने लगी थी, जब अचानक ही ज़रान ने उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया था। और फिर उसका दुपट्टा, जो न जाने कितनी पिंस के साथ कैद था, एक एक करके उतारता साइड कर चुका था। उसका नाजुक सा सरापा उसकी बाहों में बिना दुपट्टे के कांपने सा लगा था। लेकिन ज़रान के इरादे इस वक्त बहुत नेक थे। मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए मुश्किल हरगिज़ नहीं होगा। उसके पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरते हुए उसकी कमीज़ को ठीक से साफ़ कर चुका था। काश ये पागल लड़की उसकी पेट पर केक फेंकने के बजाय दामन पर फेंक देती। कम से कम सफाई तो आसानी से वो कर सकती थी। उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आना था। वो कब से आंखें बंद किए बस कांपे जा रही थी, जबकि ज़रान अपने कंधे पर कभी उसकी सख्त गिरफ्त महसूस करता तो कभी नर्म। जबकि वो आंखें बंद किए खड़ी थी, उसकी ड्रेस को ठीक से साफ़ करते हुए उसके चेहरे पर निगाहें जमा गया था। उसके इरादे नेक थे, लेकिन नीयत ख़राब हो गई थी उसके कांपते लबों को देखकर। और फिर एक झटके से ही वो अपने करीब कर गया था। ज़रान उसके कंधे पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त तो उसके लबों पर काफ़ी सख्त थी। आई हेट दिस टेस्ट। तुम ज़िबाइश वाली लिपस्टिक लगाओ ना, उसकी स्मेल काफ़ी प्यारी है। वो काफ़ी पास से उसे चिढ़ाते हुए अपनी बात दूरी छोड़ गया था, जबकि उसे धक्का देती पीछे करके अपना दुपट्टा उठाकर पूरी तरह से खुद को कवर करने लगी थी। और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर निकल गई थी, जबकि ज़रान अपनी मुस्कुराहट दबाए उसके पीछे ही बाहर निकला था। बंदा खिसक गया लड़की के पीछे। भाई आपकी ये दोस्त बिल्कुल पागल है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आइंदा हम कभी इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर ऐसी मेरी दोस्त होती तो मैं उसकी मुंडी मरोड़ देती। इतनी बुरी है आपकी सहेली। कितना ज़ोर का थप्पड़ मारा उसने इबादत को देखते हुए उसके चेहरे पर निशान पड़ चुका है। उसने जैसे ही आकर गाड़ी स्टार्ट की थी, उसने बोलना शुरू कर दिया था। उसका गुस्से से अब तक बुरा हाल हो रहा था, जबकि इबादत उसे कब से बोल रही थी कि रिलैक्स हो जाओ। मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकती, और ना ही मुझे पसंद है ये लड़की। मैं साफ़ बोल रही हूँ, आप ना आइंदा इस लड़की से बिल्कुल बात मत कीजिएगा। ओके सरकार, आपका हुक्म सर आँखों पर। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के हाथ थे, वो इस्तेमाल कर सकती थी। खैर छोड़ो, अब घर चलते हैं। तुम्हारे 3 अदद भाई मेरे घर में आकर बैठे हैं, चलकर उन्हें थोड़ा नखरे शखरे दिखाओ और कह दो कि खबरदार जो मुझे दोबारा यहाँ लेने के लिए आए, मैं अपने भाई के पास रहूँगी। वो गाड़ी घर की तरफ मोड़ते हुए बोला तो ईज़ा के लबों पर शरारती से मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर आ ही गए थे उसके नखरे उठाने वाले। डोंट वरी, ऐसा ही बोलूँगी। इबादत तू भी हमारे साथ चलेगी तो देखना इबादत आज मैं कितनी शर्तें मनवाती हूँ। वो खुद ही फैसला कर चुकी थी, जबकि ज़रान ने उससे पूछने की जहमत तक नहीं की थी कि वो घर जाना चाहती है या वापस ऑफिस। इज़ू बच्चे प्लीज़ घर चलो, हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगने आए हैं तुमसे। आइंदा हम तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे। अगर डांटे तो तुम दोबारा आ जाना हमसे रूठ कर ज़रान भाई के घर। हम फिर तुम्हें मनाने आ जाएंगे। बारीकी बात को शायरी ने मुकम्मल किया था, जबकि वो दूसरी तरफ चेहरा फेरे फुल नखरे दिखा रही थी। इज़ू अपने फेवरेट भाई की बात भी नहीं मानूंगी। ज़बर उसके साथ जुड़कर बैठा था। आप अब बिल्कुल भी मेरे फेवरेट भाई नहीं रहे, अब मेरे फेवरेट भाई ज़रान भाई हैं। वो चेहरा फेरते हुए बोली तो ज़रान ने कॉलर्स खड़े करके
टांग पर टांग रखकर सोफे की पुश से टेक लगाई थी। हाँ तो अच्छी बात है ना, ज़रान को भी मौका मिल गया फेवरेट होने का। लेकिन तुम्हें ऐसा भाई किधर से मिलेगा जो तुम्हें रोज़ शाम को चॉकलेट खिलाए, आइसक्रीम खिलाई? बताओ, एक दफ़ा भी ज़रान भाई ने तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई है? मैं आज खिलाने वाला हूँ। ईज़ा को अपनी तरफ देखते पाकर वो फ़ौरन बोला था, लेकिन खिलाई तो नहीं ना, तो फिर फेवरेट किधर से हो गए? ईज़ा ने एक दफ़ा फिर कहा था कि उसका फेवरेट भाई सिर्फ वो है जो उसे रोज़ चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाता है, और वो सिर्फ मैं ही हूँ। और ईज़ा अपनी बात से फिर नहीं सकती थी। वो अपनी बात पूरी करते हुए ईज़ा की तरफ देखते हुए इस अंदाज में बोला कि वो चोर सी हो गई। हाँ लेकिन वो भी मेरे फेवरेट है क्योंकि वो बेस्ट ब्रदर है। लेकिन तुमने मुझसे तो कहा था कि बेस्ट ब्रदर सिर्फ बड़ा वाला भाई होता है, और बड़ा वाला तो मैं हूँ। बारिक बीच में बोल पड़ा, जबकि ज़रान का चेहरा लटका देखकर वो परेशान हो गई थी। मतलब क्यूटेस्ट भाई जो सारी बातें मानता है वो क्यूटेस्ट होता है? आप मेरे क्यूटेस्ट भाई हो, उसने ज़रान को मनाते हुए कहा तो शैरी तड़प उठा था। ओ बेबी, क्यूटेस्ट भाई मैं हूँ। जब सारी असाइनमेंटें मुझसे लिखवाई थी तब तुमने कहा था जो असाइनमेंट्स लिख कर देता है वो होता है वर्ड का क्यूटेस्ट भाई, जो कि मैं हूँ। शायरी के बोलने की देर थी कि ज़रान लब दबाता उसके लिए स्लो क्लैपिंग करने लगा था। सबको एक एक पोज देकर रखी हुई थी तुमने, और सब कुछ मैं अपने आप को समझता रहा। इतनी बेवफाई, वो भी सगे भाई के साथ। वो इमोशनल अंदाज में बोला तो बारीक, ज़बर और शायरी तीनों रिलैक्स होकर बिल्कुल उसी के अंदाज में टांग पर टांग जमाते सोफे की पुश से टेक लगा चुके थे। नहीं भैया, आप बेस्ट हो, फेवरेट हो और क्यूटेस्ट भी हो। इन तीनों में सिर्फ एक एक क्वालिटी है, आप में तीनों हैं। वो फ़ौरन उठकर उसके पास आते हुए मनाने वाले अंदाज में बोली थी, जबकि उसके अंदाज पर वो चारों कहका लगाने पर मजबूर हो चुके थे। चलो यार, अब घर चलो। कसम से बिल्कुल बेरौनकी सी हो गई है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ना टीवी देखते हुए, ना खाना खाते हुए, और ना ही घर आते हुए। वो तीनों से मनाने लगे थे। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, पहले मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाओ। हाँ, मुझे नया फ़ोन भी चाहिए, वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए बोली थी। हाँ शॉपिंग कर लो तुम, वैसे भी घर में शादी का माहौल बनने वाला है तो शॉपिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। लेकिन इज़ू चानो, ये जो फ़ोन वाला सिस्टम है ना, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। अभी 3 महीने पहले नया फ़ोन लेकर दिया है, बारिक ने उसे देखते हुए कहा था जब उसने ज़रान की तरफ देखा। चलो फ़ोन मैं ले दूंगा, तुम बाकी तरीक़ों से इन्हें लूटो, अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना, वो उसे बहलाते हुए बोला था। जबकि उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। ऐसे मौके वो वैसे भी कहाँ जाने देती थी। जबकि वो तीनों रिलैक्स हो गए थे कि वो वापस घर चलने को राज़ी थी। ईज़ा के वापस आ जाने की वजह से घर में रौनक लगी हुई थी, लेकिन बारिक उससे अब तक खफा था। उससे नाराज़ क्यों था वो समझ नहीं पा रही थी। घर आने के बाद भी उसने बिल्कुल उसे मुखातिब नहीं किया था। वैसे तो वो कभी उसे अपने जूते के लिए आवाज़ लगाता, तो कभी अपने कपड़ों के लिए, कभी क्या तो कभी क्या। बल्कि आने के बाद क्या, सुबह जाते हुए भी वो उसे कमरे में 10 से 12 चक्कर तो लगवाता ही था। लेकिन आज सुबह से ही खामोशी छाई हुई थी, और इस खामोशी को चच्ची और अम्मी ने भी नोट किया था। क्या बात है, तुम दोनों में कोई नाराज़गी चल रही है क्या? बारिक तुम्हें सुबह से बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा, और मैं महसूस कर रही हूँ कि वो तुमसे थोड़ा रूठा रूठा सा है, अम्मी उसके पास आते हुए कहने लगी थी। पता नहीं, वो तो मुझसे इस तरह कभी नाराज़ नहीं हुए, अचानक से नाराज़ हो गए हैं, और वजह भी नहीं बता रहे, वो उदासी से कहने लगी थी। वो वजह नहीं बता रहा था, वजह तुम खुद पता लगाओ, इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। समझो उसे, ताकि तुम्हें पता चल सके कि नाराज़गी किस बात की है। अम्मी कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो सोचने लगी थी कि आखिर बारिक उससे खफा क्यों हो सकता है। जब अचानक उसे याद आई थी कल शाम वाली बात। उसने कहा था कि अगर रात को उससे अपना वादा पूरा नहीं किया तो उससे पक्का पक्का नाराज़ हो जाएगा, और वो हो गया था। कल रात आपी का फ़ोन आ गया था, और फिर उनसे बातें करते करते 3-4 घंटे गुजर गए। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि बारिक उसका इंतज़ार कर रहा है। और वैसे भी जब आपी का फ़ोन आता था तो वक्त कैसे गुजरता था उसे पता ही नहीं चलता था। कल भी ऐसा ही हुआ था, जो बारिक की नाराज़गी की वजह बन गया। फ़ोन उठाने से पहले ही उसने कह दिया था कि जल्दी बात करके कमरे में आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर वो रात को कमरे में तब गई थी जब बारिक सो चुका था। अब उसे उसकी नाराज़गी की वजह बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, और अब उसे मनाना एक इम्तिहान से कम नहीं था। आपकी गरम गरम चाय, वो चाय का कप सामने रखते हुए बोली थी। मैंने कहा आपकी चाय, उसके जवाब ना देने पर वो उसके साथ जगह बनाती हुई बैठी थी, जबकि वो इग्नोर करता अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर नाराज़, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेरी चाय है, जब मर्ज़ी होगी तब पी लूँगा, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने काम ख़त्म करो, कहीं यहाँ बैठने से कोई काम बाहर रह ना जाए। अरे अरे, इतना गुस्सा, अपने सारे काम ख़त्म करके आई हूँ आपके पास। वो मुस्कुराते हुए उसके बाजू में अपना हाथ डालते हुए बोली, जो अगले ही लम्हे बारिक ने छुड़वा लिया। अच्छा, तो ये लो फ़ोन पकड़ो और जाकर अपनी बहन से गप्पे मारो। यहाँ पर कोई नहीं इतना फजूल बैठा जो तुम्हारा इंतज़ार करेगा। और भी काम है, अब से जितना मसरूफ़ तुम हो उतना ही मसरूफ़ मैं भी हूँ। बारिक, सॉरी ना, माफ़ कर देना, इतनी सी बात को आपने इतनी सी बात। ज़हरीश, यही तो तुम्हारा मसला है। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात, मेरे एहसास, सब कुछ नॉर्मल है, आम सी बात है।
और बाकी दुनिया का हर ज़रूरी काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है। घर में 4 मुलाज़माएँ काम करती हैं, हर वक्त हाजिर होती हैं काम के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें उनसे काम नहीं करवाना, तुम्हें खुद सब कुछ करना है। दादी, अम्मी, चची घर की बुज़ुर्ग हैं, उनसे काम करवाते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें किचन में कुछ करते देखने की इजाज़त तुम्हें तुम्हारी तरबियत नहीं देती। इवन मेरे भाइयों के सारे काम तुमने अपने हाथों से करने हैं। इबादत के मसले तुम्हें हल करने हैं, इज़ा के मसले तुम्हें हल करने हैं। सारे घर में हर चीज़ तुमने करनी है। अगर कुछ नहीं करना तो वो शौहर के जज्बों का एहतराम, शौहर के जज्बातों का एहतराम। तो जाओ जो करना है करो, कम से कम मेरी जान छोड़ो, क्योंकि अब से मुझे भी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी जॉइंट फैमिली को इतना सर पर सवार नहीं किया होता जितना तुमने कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना अच्छा बनने का शौक़ क्यों है। या अच्छा बनने का शौक़ है या शौहर को खुद से बात करने के लिए तरसते देखने का। आई थिंक तुम्हें बहुत मज़ा आता है अपने लिए मुझे तरसाते हुए। बारिक, आप कैसी बातें कर। शट अप, बहस के मूड में नहीं हूँ मैं। जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो जाकर करो, कम से कम मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट सारिश, इस घर में हर इंसान तुम्हारे लिए अहमियत रखता है सिवाय मेरे। बारिक तो फुल तपा हुआ है, क्योंकि मेरे होने या ना होने से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो जाओ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब सबके बाद मेरे लिए टाइम बच जाए ना, तब आ जाना। चलो अब इस बेचारे को भी देख लेती हूँ, आखिर शौहर है ना, देख लेना चाहिए एक नज़र। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि जहरीश उसके पीछे बाहर आई थी, लेकिन तब तक वो बाहर सबके साथ बैठा बातों में मगन हो गया था। दादी आजकल बहुत उदास रहती थी, हर वक्त उनकी निगाहें दरवाजे की तरफ ही उठती रहती थी। उस दिन के बाद ना तो दामियार का फ़ोन आया था और ना ही दामियार उनसे मिलने के लिए आया था, और दादी की उदासी सब लोग ही नोट कर रहे थे। और सब लोग चाहते थे कि दामियार आई, क्योंकि दादी की उदासी दामियार की ही वजह से थी, और इस वजह से दादी बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि दादी को इस तरह उदास उदास देखने की आदत जो नहीं थी। 1-2 सालों के बाद अपना पोता मिला था जो उसकी बदतमीज़ी की वजह से रूठ कर चला गया था और अब वापस भी नहीं आ रहा था। 2-3 दफ़ा बारिक ने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, बस वो काम में मसरूफ़ है। जिस दिन चक्कर लगा सका दादी से मिलने ज़रूर आएगा, या शायद सिर्फ दादी को लेने के लिए आए, लेकिन वो आ ही तो नहीं रहा था। कितने दिन गुजर गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे दादी फिर से बीमार हो रही हूँ। दादी को इस तरह देखकर ईसा को अजीब सा गिल्ट होने लगा था। आखिर उसी की वजह से तो हुआ था ये सब कुछ, वरना वो तो रोज़ आता था दादी से मिलने के लिए, और दादी कितना खुश रहने लगी थी उसके साथ। लेकिन अब क्या होगा। बारिक तो जैसे उससे पक्का ही नाराज़ हो गया था। सुबह बिना उसे कुछ भी कहे, कहीं बिना उसे बुलाए ऑफिस चला जाता था और शाम को वापस आ जाता था, और फिर शाम को बहुत सारा काम, सारा वक्त सब घर वालों के साथ गुजारता था, क्योंकि आजकल इबादत और ज़रान की शादी की तैयारियां चल रही थी, तो हर कोई इसी पर डिस्कशन कर रहा था। रात देर तक महफिल जमी रहती थी, और दूसरी तरफ इबादत मैडम थी जो ऑफिस से आते ही खाना खाकर गोड़े बेचकर सो जाती थी। उसे खबर तक नहीं थी कि मोहतरमा दुल्हन बनने जा रही है। बारिक, वो सब कह रहे हैं कि खाना देर से खाएंगे, आपके लिए लगा दूँ। वो शाम को सब ने स्नैक्स खाए थे ना, तो अभी किसी का दिल नहीं कर रहा। वो कमरे में आती हुई उसे पूछने लगी थी, जो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुखाने में मसरूफ़ था। नहीं, मैं भी सबके साथ ही खाऊंगा। वो काफ़ी रूडली जवाब देता फिर से अपने काम में मगन हो गया, जबकि जहरीश आईने में खड़ी उसे देख रही थी और तरह तरह की शक्लें बनाते हुए उसे तंग करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कोई है ही नहीं। हालांकि आईने में उसका साफ नज़र आ रहा था। बड़ी हो रही है दाढ़ी, थोड़ी छोटी करवा लें। क्यों, तुम्हें चुभती है क्या? उसकी तरफ देखता जुमाइनी अंदाज में बोला था, लेकिन लहजे में काफ़ी सख्ती थी। नहीं चुभेगी कैसे, आप तो पास ही नहीं आते। मेरा मतलब है आप तो नाराज़ हो, दूसरी तरफ चेहरा करके सोते हो। वो फ़ौरन बोली थी। अक्सर वो उससे दाढ़ी छोटी करवाने के लिए कहती थी जब उसे चुभती थी, क्योंकि जब भी बारिक का रोमांटिक मूड ऑन होता था वो सिर्फ दाढ़ी छोटी करने का ही कहती। तो फिर क्या मसला है? तो अब भी सख्ती से पूछा था, जैसे उसका मसला जानने से ज़्यादा और कोई काम ही ना हो। कोई मसला नहीं है, उसने फ़ौरन कहा था। तो फिर अपने काम से काम रखो। वो तौलिया उसके मुंह पर फेंकता मुस्कुराहट दबाता कमरे से निकल गया था, जबकि जहरीश मुंह बनाकर तौलिए से चेहरा निकालते खुद को आईने में देखने लगी थी। मेरा मसला यह है कि मेरा हिटलर शौहर मुझसे नाराज़ हो गया है और अब मान ही नहीं रहा। अल्लाह, एक दफ़ा मान जाएं बारिक, आइंदा कभी उनको नाराज़ नहीं करूँगी। वो परेशानी से तौलिया संभाल कर कमरे से निकल गई थी। क्या हुआ आयशा, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सब कुछ ठीक तो है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ऑफिस में आई तो आयशा और दवा दोनों ही मुंह लटका के बैठी हुई थी। दुआ के साथ उसकी कुछ फ्रेंडशिप तो नहीं थी, इसीलिए उसने दुआ को मुखातिब किया। बहुत बुरी खबर है यार, हमारे सर है ना अपने मिस्टर हैंडसम डैशिंग ज़रान साहिब, वो 2 हफ्तों के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वो भी इटली के लिए, और अब उनकी वापसी पूरे 15 दिन के बाद होगी। अपने किसी केस के सिलसिले में गए हैं।
झूठ मत बोलो, केस तो सिर्फ बहाना है। वो ना उसके साथ गए हैं ज़िबाइश के साथ। आज सुबह ही मैंने उसके इंस्टा को चेक किया था, वहाँ से पता चला कि मैडम इटली में अपना नेक्स्ट फ़ोटोशूट करवा रही है। मुझे तो वो चुड़ैल बहुत बुरी लगती है, कैसे जरान शाह की बाहों में बाहें डाल के घूमती है। जहर लगती है मुझे। दुआ उसकी तरफ देखते हुए बोले सा रही थी, जबकि आयशा तो बाकायदा रोने वाली शक्ल बना रही थी। अल्लाह करे फ़ोटोशूट के दरमियान वो पानी में गिर जाए। आयशा ने अपने जले दिल से बद्दुआ दी थी, आमीन। जबकि इबादत ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मतलब ये सारा ड्रामा जो कल हुआ था वो सिर्फ उसी के सामने हुआ था। आज यकीनन वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगने और उसे मनाने के लिए गया था। हाँ, वो उसे प्यार करता था, उसके साथ शादी करने वाला था, तो उसे मनाने क्यों नहीं जाएगा। आखिर मोहब्बत की थी उसने, और मोहब्बत में झुकना तो पड़ता ही है। लेकिन उसे मोहब्बत करने का हक़ तो सिर्फ उसे था। हाँ, वो उसके निकाह में थी, उसे मोहब्बत करने की इजाज़त सिर्फ उसी को थी। हाँ, तो वो उससे भी निकाह कर लेगा, उसे भी इजाज़त मिल जाएगी। खुद को अहमियत देना बंद करो इबादत मैडम। तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें आज ही पता चल जाना चाहिए था। जरान शाह सिर्फ अपने वक्ती जज्बात के लिए तुम्हें अपने करीब करता है, इसलिए नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है या वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को कबूल कर रहा है। अगर उसने तुम्हारे और अपने रिश्ते को कबूल किया ना, तो सिर्फ उस वक्त तक करेगा जब तक वो चाहता है, या शायद सिर्फ दादी के लिए। हाँ, दादी उस रात उससे कह रही थी कि वो जो चाहेंगी वही होगा, जरान वही करेगा जो उनकी मर्ज़ी होगी। और फिर दादी को हार्ट अटैक हो गया। उसे डर था कि दादी कहीं ज़बरदस्ती उसके साथ ही रिश्ता जोड़ने पर मजबूर ना कर दे। वो पहले भी उसकी ज़िंदगी में कनचाहा वजूद थी, वो मज़ीद उसकी ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उस बदले का क्या करते जिस पर वो उतर आया था। बेहतर यही था कि वो खामोश रहे। जरान से पंगा लेने की बजाय वो उसे आने वाले हालात के बारे में बताई। उसे समझाए कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जरान ज़िबाइश से मोहब्बत करता था और वो उसका क्या था। पहले जरान शाह के साथ जोड़ दी गई थी, तलाक के बाद किसी और के साथ जुड़ जाएगी। और वैसे भी निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। वो ख़ुद को तसल्लियाँ देते हुए खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी, लेकिन अपनी इस सोच पर खुद ही हैरान रह गई। हाँ, निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। वो शख्स दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस जाता है। और यह हकीकत थी कि जरान शाह पिछले 3 साल से उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से काबिज़ था। मोहब्बत थी या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे ये पता था कि निकाह के बाद मोहब्बत हो जाती है। एक हफ़्ता तो ठीक ठाक गुजर गया था। जरान के ऑफ़िस वाले उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे, और वो लोग उन्हें ये भी बता चुके थे कि जरान के आने के फ़ौरन बाद ही उनकी लॉ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें अदालत में उनके सामने केसेस लड़े जाएंगे। इन 4 केसेस पर वो तीनों मिलकर काम कर रही थी। इसके हवाले से वो लोग उनसे किसी भी तरह की मालूमात ले सकते हैं, डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। पेपर वर्क मुकम्मल होने के साथ साथ वो लोग उनसे अच्छे आइडियाज़ की भी उम्मीद रखते थे। यहाँ से जाने से पहले उसने इबादत से उसका वीज़ा और पासपोर्ट लाने के लिए कहा था, जिस पर उसने कह दिया कि उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और ना ही वो कभी पाकिस्तान से बाहर गई है। पाकिस्तान से बाहर तो दूर की बात, वो तो कभी पाकिस्तान में भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई थी। अब उसके पेपर्स बनने में वक्त लग सकता था, और इतना टाइम जरान के पास नहीं था। उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी, लेकिन उसे 15 दिन के अंदर वापस भी आना था, वरना यकीनन वो ज़िबाइश के साथ रोमांस करते हुए उसे जलाने का मौका हाथ से जाने ना देता। एक मज़े की बात बताऊं, ज़िबाइश मैडम इटली से आगे कनाडा चली गई हैं अपने किसी नए फ़ोटोशूट के लिए, और उसके बाद शायद वो दुबई जाने वाली है, और जरान सर नहीं गए। आयशा उसके बिल्कुल साथ जगह बनाते हुए बोली थी। बहुत बहुत मुबारक हो। अब यकीनन तुम्हारा दिल मज़ीद नहीं चलेगा। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं। वो उसका हाथ थामते हुए मुबारकबाद पेश कर चुकी थी। खैर मुबारक, लेकिन मैंने उसे बद्दुआएं दी थी, दुआएं नहीं। उसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जरान से दूर जा चुकी है। और अगर जरान का मूड बिगड़ गया और वो इटली से सीधे कनाडा पहुंच गए पाकिस्तान आने की बजाय, तो शुभ शुभ बोलो लड़की, मेरा दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही दुआ मांग मांग के उन दोनों को दूर किया है। और तुम ना मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जरान सर पर गंदी नज़र रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। वो दुआ को देख कर बोली थी। आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत शख्स पर अपने जज्बात को बर्बाद कर रही हो? वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं हैं, और तुम उनके बारे में क्या क्या सोचती रहती हो। उसे आयशा का अंदाज़ बहुत बुरा लग रहा था। आयशा तो जरान के साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती थी। इसमें जज्बात बर्बाद करने वाली कौन सी बात है यार। और वैसे भी सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस की तरफ कहाँ देखते हैं। ये तो गुड लुक है ना कि मैं अपने स्टार के साथ काम करती हूँ। और अगर उन्होंने उससे बाइश से शादी कर ली तो फिर क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारा दिल वीरान नहीं होगा? तुम्हारे जज्बात की तौहीन नहीं होगी? वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी। आयशा जरान को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लगती थी। कम ऑन इबादत, क्या हो गया तुम्हें? वो उनकी ज़िंदगी है। वो अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहे डेट करें, जिससे चाहे शादी करें, जिस मर्ज़ी से बच्चे पैदा करें। ये तो मेरे जज्बात है ना, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम भी तो यारम काज़मी को कितना प्यार करती हो ना।
अब वो आकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुमसे शादी तो नहीं करेगा? बिल्कुल, उसे तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पाकिस्तान में एक दीवानी बैठी हुई है, बल्कि वो तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी, घूरो मत, आयशा उसे देखते हुए शरारत से कह रही थी। क्या मतलब? ये ज़ेरान वाला तुम्हारा प्यार वो वाला प्यार नहीं, बल्कि यारम काज़मी और मेरे वाला प्यार है? वो लचते हुए पूछने लगी थी। जानू, प्यार तो प्यार होता है, ये या वो नहीं होता। आयशा कंफ्यूज हुई थी। मतलब रियल वाला प्यार और क्रश वाला प्यार, दो प्यार होते हैं। ज़रान से तुम्हें क्रश वाला प्यार है, राइट? रियल प्यार किसी और से होगा। वो कुछ सोचते हुए बोले तो आयशा उसकी समझ पर दाद देते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अच्छा अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझती रही थी, मुझे लगा कि तुम सचमुच में इनमें इंटरेस्टेड हो। वो रिलैक्स होते हुए बोली थी। क्या मतलब? तुम यारम काज़मी में सचमुच में इंटरेस्टेड नहीं हो? आयशा उसे घूर कर बोली थी। उसके प्यार को नकली प्यार कह रही थी। आयशा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। अरे नहीं यार, वो मैं कह रही थी कि ज़रान कोई नावल का हीरो थोड़ी है, वो तो इबादत। तुम लड़ाई वाली बातें कर रही हो और मैं यारम काज़मी के ख़िलाफ़ कोई बात बोल दूँगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। यारम काज़मी के ख़िलाफ़ बोल कर तो दिखा, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। इबादत अगले ही लम्हे टेबल पर पटकती गुस्से से बोली थी। यार प्लीज़ रिलैक्स, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। यहाँ WWE का मुकाबला हरगिज़ नहीं चल रहा। दुआ को इन दोनों को रोकना पड़ा था, वरना थोड़ी देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती थी। आखिर वो पाकिस्तान की लड़कियाँ थीं और नावलों की दीवानियों के सामने हीरो के ख़िलाफ़ बकवास करना कानूनन जुर्म है। ये बात तो सच है। अभी ये नेकलेस चेक करो, इनमें से कौन सा नेकलेस तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? जल्दी से इनमें से देखकर बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आ रहा है। आज इतवार की छुट्टी थी, वो सब लोग घर पर ही थे जब बारिक ने इबादत से कहा था। मामू, मैं क्यों पसंद करूं? वो कंफ्यूज सी होकर बोली थी। उसकी रूटीन काफ़ी टफ हो गई थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो ज़रान के ऑफिस में रहती थी और फिर घर आते ही खाना खाकर एक दफ़ा फिर से वो फाइल्स लेकर बैठ जाती थी। ऐसे में आजकल घर पर क्या चल रहा था उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी की शादी की तैयारियाँ की जा रही हों। लेकिन माहौल शादी वाला भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कल रात वो किचन में आई तो इज़ा और भाभी दोनों मेहंदी की रस्म की बात कर रही थी। उसके आते ही वो दोनों चुप हो गई थी। उसके बार बार पूछने पर इज़ा ने कह दिया कि उसके किसी सहेली की शादी आने वाली है, तो इसी के लिए मेहंदी के कपड़े वगैरह सेलेक्ट करेगी। उसे लग रहा था कि उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन इस वक्त उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि अब शाम को बारिक इतने सारे ज्वेलरी के डब्बे उठा लाया था। इबादत, यार ये सब कुछ बाद में पूछ लेना, पहले कोई पसंद तो कर लो ना। उसे खींच कर वहीं सोफे पर बिठाते हुए उसके सामने डब्बे खोलने लगा था। मामू, ये सब कुछ तो बहुत हैवी है, आपको पता है मैं इतने हैवी नहीं पहनती। अगर आपको मुझे कुछ गिफ्ट करना ही है तो कोई लाइट सा पेंडेंट दे दें। वो दान दिखाते हुए शरारत से बोली थी। चलो मैं तुम्हें गिफ्ट में कोई हल्का फुल्का ही दे दूँगा, लेकिन तुम्हारा मियाँ तो हल्का नहीं देगा ना। वो चाहता है कि शादी में, इसलिए इन चारों में से तुम किसी एक को सिलेक्ट करो, क्योंकि उसने चारों सिलेक्ट किए हैं। उसे कहा है कि उन्हीं में से कोई एक तुमने शादी पर पहनना और बाकी जब चाहे पहन लेना। पेमेंट उसने कर दी है, बाकी तीनों तुम यहीं रख लेना, लेकिन शादी वाला जो होगा ना वो वापस भेजना है, क्योंकि वो शादी के जोड़े के साथ आएगा। उसे तफसील बता रहा था, जबकि ईज़ा और सहरिश अपना सर पीट कर रह गई थी। वो दोनों से तंग कर रही थी। वो लोगों से बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़रान ने मना किया था तो अपनी बीवी को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने का इरादा रखता था। वो खुद उसे बताना चाहता था कि वो सिर्फ उसे अपने ऑफिस में ही अपनी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बना रहा, बल्कि अपने दिल की असिस्टेंट भी बना रहा है। लेकिन बारिक को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक मिनट मामू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? ये ज्वेलरी, जूड़ा, ये सब क्या है? किसकी शादी हो रही है? मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी हो रही है। और किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी रुखसती हो रही है। ज़रान के वापस आते ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तुम इस तरह से हैरान क्यों हो रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? बारिक ने जैसे उसके सर पर धमाका किया था। वो हैरानगी से कभी बारिक को तो कभी सामने बैठी जहरिश को देख रही थी, और इज़्ज़त उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मज़े ले रही थी। अरे यार, बाद में शर्मा लेना, पहले बता कर तो चाहो कि कौन सा वापस भेजूँ। उसके अचानक उठकर अंदर की तरफ भागने का मतलब बारिक ने उसकी शर्मो हया निकाल ली थी। यार, एक तो ये लड़कियों की हया आधा काम बर्बाद कर देती है। सुनो इज़ू, ये सारे अंदर ले जाओ, ये काम रह गया अधूरा ही। इससे कोई एक पसंद करवा कर बता देना। ये रस्म होती है, निकाह का जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह दूल्हे की तरफ से आती है। अरे मैं पसंद कर देती हूँ, वैसे भी भैया ने कौन सा दुल्हन के जोड़े की पसंद को कोई अहमियत दी है, वो भी तो अपनी मर्ज़ी से ही लाए हैं ना। ये मेरी पसंद का रख लें। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और ये दुल्हन पर अच्छा भी लगेगा। चाहिए, हो गया सिलेक्शन। मलका आलिया के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। वो बाकी 3 डिब्बे उठाकर दादी के कमरे में ले गई थी, जबकि बारिक भी कंधे उचकाकर ज्वेलरी का डब्बा उठाता बाहर निकल गया था, सहरिश को बिल्कुल इग्नोर करते हुए।
जहरिश दूर तक उसे घूरती रही थी। 1 हफ्ते से यही सब कुछ तो चल रहा था। वो ना तो उससे बात कर रहा था और ना ही अहमियत दे रहा था। 10 दफ़ा तो वो माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन जनाब का कहना था माफ़ी का वो चार डालेगा जब एहसास नाम की कोई चीज़ उसमें नहीं। वो साफ अल्फाज में कह चुका था कि उसे तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक उसे नहीं लगता कि जहरिश को उसकी गलती का एहसास हो गया है और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। तब तक उसकी सारी माफ़ियाँ बेमायनी थीं। ये सब कुछ क्या था? उसकी रुखसती हो रही थी और वो जानती तक नहीं थी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो हरगिज़ आरान से शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो यहाँ पर उसे शादी कर रहा था और वहाँ उसने ज़िबाइश को भी अपने पास रखा था। मतलब उसे सिर्फ बदला लेने के लिए वो इस हद तक जा सकता था। वो नहीं करता था उसे पसंद। वो किसी भी ज़माने में उसकी पसंद नहीं थी, तो फिर वो क्यों अपने लिए खुद ये रास्ता चुन रहा था? क्या दादी की वजह से? क्या दादी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था? क्या दादी की खातिर वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर उससे शादी कर रहा था? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? वो अपनी मोहब्बत को क्यों छोड़ता उसकी खातिर? या शायद वो अपनी फैमिली के सामने भी अच्छा बनकर रहना चाहता था और अपनी ज़िंदगी को भी पुरसकून तरीके से जीना चाहता था। शायद वो फ़िलहाल वक्ती तौर पर उससे शादी कर रहा था और बाद में उसे तलाक देकर ज़िबाइश से। हाँ, मुमकिन था कि उसने दादी को खुश करने के लिए ये सब कुछ सोचा, वरना ज़िबाइश की मोहब्बत में ही तो वो उसके पीछे पीछे इटली चला गया था। और अब जब उसको वापस आ जाना चाहिए था, ऑफिस के लोगों को तो शक था कि वो इटली से आगे कनाडा चला गया, वरना उसका काम तो ख़त्म हो चुका था। आजकल में उसे वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस नहीं आया था। यकीनन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और उसके लिए नए नए इम्तिहान पैदा कर रहा था। नहीं ज़ारांशा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम सबकी नज़रों में हीरो बन जाओगे, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम कितने अच्छे हो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम सबकी नसों में मुझसे शादी करोगे तो आपके सबकी नसों में हीरो बन जाओ और सबको पता चल जाए कि तुम कितने महान हो। एक यतीम बेसहारा लड़की से निकाह ख़त्म करने की बजाय तुमने हीरो बनकर उसके साथ शादी को निभाने का फ़ैसला किया और उसके लिए तुमने अपनी मोहब्बत भी छोड़ दी। हर तरफ तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे हो। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि खुद अपने आप को तुम्हारे सामने किसी खिलौने की तरह पेश कर दूँ। मैं तब तो इस निकाह से इनकार नहीं कर पाई थी ज़ारांशा, लेकिन अब मेरी तरफ से इस रुखसती से इनकार ज़रूर होगा। वो आखिर एक फ़ैसले पर पहुंचते हुए ज़ारांशा की वापसी का इंतज़ार करने लगी थी। सबसे पहले उसे अपना फ़ैसला ज़ारांशा को ही सुनाना था। बस बहुत हो चुका था। वो उसकी सारी हरकतों पर खामोश थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता रहे। दिमाग ख़राब हो गया। इस वक्त मैं किसी से भी नहीं मिलता और ना ही किसी से बात करता हूँ। उसकी सेक्रेटरी ने अंदर आते हुए उसे बताया था कि उससे मिलने कोई लड़की आई हुई है। वो गुस्से से अपनी सेक्रेटरी को देखने लगा था। 4 से 5 बजे के दौरान वो बिल्कुल कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करता था, क्योंकि ये वक्त वो खुद के साथ गुजारता था, थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए, और ऐसे में किसी को उससे मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन दरवाजे से अंदर दाखिल होती इस मासूम सी लड़की को देखकर वो जैसे अपने अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सका था। हाय, वो मेरी वजह से यहाँ आई है। आप इनको नहीं, मुझे डांट लें। वैसे भी उस दिन मैंने बदतमीज़ी की थी ना, मुझे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ना फजूल में बकबक करने की आदत है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। बदतमीज़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उस दिन ना मेरा क्लास टेस्ट बहुत बुरा हुआ था। शायद इसीलिए इतनी सारी बकवास कर गई। एक तो क्लास टेस्ट बुरा हुआ, ऊपर से टेस्ट की तैयारी के दौरान अम्मी ने बोला नीचे आकर चाय बनाओ, घर में मेहमान आया है। फिर मैंने सोचा क्या मेहमान जो रोज़ आता है वो मेहमान थोड़ी ना। वो बोलते बोलते अचानक की ज़ुबान दांतों के नीचे दबा गई। नहीं, मतलब आप तो घर के फ़र्द हो, तो आप मेहमान थोड़ी हो। उस दिन की बदतमीज़ी के लिए सॉरी। मैं आइंदा कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी और आपसे फ्रेंडशिप भी कर लूँगी। प्लीज़ घर आ जाइए। दादी बहुत बीमार हैं। कल से उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है और रात को गुनूदगी में वो आपका नाम ले रही थी। मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं सबसे छुप कर आई हूँ। सिर्फ इबादत को पता है, या ड्राइवर चाचा को जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज़ सब घर वालों में किसी को मत बताइएगा, वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था ना, वरना मैं आपको कॉल भी करती सॉरी बोलने के लिए। मैं आपके घर वालों के सामने भी सॉरी बोल दूँगी। बदतमीज़ी सबके सामने की थी ना, तो सॉरी भी सबके सामने बोलूँगी। आप आएंगे ना? दादी बहुत बीमार है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। प्लीज़ आ जाइए। उसकी तरफ देखते हुए मिन्नत वाले लहजे में बोल रही थी, जबकि दामियार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसका तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा था, जबकि ईसा उसे घूरे जा रही थी। यह आदमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दादी की वजह से वो आ गई थी उसे माफ़ी मांगने के लिए। दादी से हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, और दादी को उनका ये लाडला पोता बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था, और अपनी दादी के लिए वो उसको सॉरी बोल सकती थी। तो तुम मेरी दोस्त बनने के लिए तैयार हो? अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं ना? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, वो उसके अल्फाज पकड़ गया था। दोस्ती पक्के वाली, आप आएंगे ना? वो मुस्कुराती हुई फिर से बोली, तो दामियार नरमी से मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। थैंक यू सो मच, मैं इंतज़ार करूँगी आपका।
मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, आपने उस दिन मेरे हाथ की चाय नहीं पी थी ना, मैं दोबारा पिलाऊंगी आपको। और प्लीज़ अपने सेक्रेटरी को कुछ मत कहिएगा। इससे मैंने कहा था कि हम कज़न्स हैं और मैं जब चाहे आपके ऑफ़िस में आ सकती हूँ। सॉरी, वो क्या है ना, मेरे भाइयों के ऑफ़िस में मेरा राज चलता है, इसीलिए थोड़ा बहुत राज यहाँ भी चला लिया। प्रॉमिस, मैं आइंदा नहीं आऊँगी, बाय बाय। वो कहकर फ़ौरन बाहर भाग गई थी, जहाँ इबादत कब से गाड़ी में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने इबादत को भी कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। ऐसे में उसे अकेले ही आना पड़ गया था। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे बता दिया था कि वो दामियार शाह को मना कर आई है और दामियार उनसे मिलने के लिए आएगा और दामियार मिलने के लिए आएगा दादी से। खैर वो आ जाए, इतना ही काफ़ी था उनके लिए। दादी उदास तो काफ़ी दिनों से थी, लेकिन आज तो उनको बुखार हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को उन्हें दवाई देकर उन्होंने सुला दिया था, जब वो गनूदगी में जाने से पहले उन्हें दामियार के बारे में बता रही थी। दामियार की बातें और उसका नाम, वो बहुत ज़्यादा उसे मिस करने लगी थी। वो बहुत दुखी थी और फिर उनकी बीमारी, वो नहीं चाहते थे कि दादी को किसी भी तरह की टेंशन दे। इतने सालों के बाद उनको उनका पोता वापस मिला था और सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उनका पोता उनसे रूठ कर चला गया था और फिर 11 से 12 दिन गुजर जाने के बाद भी ना आया। उसने यहाँ तक आने के लिए खुद में बहुत हिम्मत पैदा की थी। उसने एक नापसंदीदा शख्स से माफ़ी भी मांगी थी अपनी दादी की खातिर। उनकी गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि दामियार शाह की गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी। वो दोनों हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। इससे लगता है अंदर मेरी इज्जत का दवालिया कर दिया, सबको बता दिया होगा कि मैंने इसे सॉरी बोला है, तभी ये महाराज यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बोली थी। कम से कम महाराज आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। दादी के बारे में सोचो, तुमने कौन सा इसके लिए उससे माफ़ी मांगी है? तुमने दादी के लिए माफ़ी मांगी थी। इबादत ने उसे तसल्ली दी थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाती अंदर चली गई थी, जहाँ पर वो लोग कहके लगा रहे थे। दादी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये काम के चक्कर में ना मुझे इतना जलील होना पड़ा। मैं तो इतने दिन से कोशिश कर रहा था आपसे मिलने के लिए, बल्कि मैं तो संडे को आपको लेने आना चाहता था, लेकिन संडे को भी काम निकल आया और मैं आपके पास नहीं आ सका। अब मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। वो उनकी गोद में सर रखे ज़मीन पर बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा था। नहीं मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं तुमसे क्यों खफा होंगी? तुम आ गए, यही बहुत है। मुझे लगा उस दिन ईज़ा की वजह से तुम हमसे नाराज़ हो गए। ईज़ू की बातों को दिल पर मत लिया करो बेटा, वो तो नादान है, बच्ची है। वो दरवाजे से अंदर आती ईज़ा को देखते हुए कहने लगी थी, अरे उससे कौन नाराज़ होता है, और उसकी वजह से क्यों मैं आपसे मिलना बंद करूँगा? कम ऑन दादी, वो तो मेरी दोस्त है और दोस्ती में तो कुछ भी बोलना अलाउ होता है। क्यों ईज़ू, आई एम राइट? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसका ईज़ू कहना भी उसे आग लगा गया था, लेकिन वो मजबूर थी। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। देखा, मैंने कहा ना, हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके दादी। अब तो हम दोनों की फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल की है। अब तो आपसे रोज़ मिलने आऊँगा, बेशक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुझे परवाह नहीं। मैं तो अपनी दादी से मिलने आता हूँ और आप सब लोग भी तो मेरे अपने हैं ना। वो सब घर वालों की तरफ देखते हुए बोला तो सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर इसी खुशी में तुम मुझे चाय पिला दो। उसके हाँ में सर हिलाने पर वो फरमाइशी अंदाज में बोला था, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं बाहर से आ रही हूँ? आपने कहा और मैं काम करने लग जाऊँगी। पहले मुझे चेंज करना है, मुंह हाथ धोना है। मेरी चाय के लिए आपको तकरीबन 20 मिनट का इंतज़ार फरमाना पड़ेगा। मैं यूं ही बैठे बिठाए किसी को चाय नहीं पिलाती। वो अंदर दाखिल होती तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती ऊपर की तरफ चली गई थी। 20 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, वो पीछे से बोला था। 19 मिनट 59 सेकंड, इससे कम नहीं कर सकती मैं। वो पीछे मुड़कर बोलती अपने कमरे में दाखिल हो गई थी, जबकि इन दोनों को नॉर्मल देखकर सब लोग ही मुस्कुरा दिए थे। बहुत शरारती है हमारी ईसू, लेकिन जिसके साथ दोस्ती कर लेती है ना, फिर समझो उसकी नैया डूब गई। बारिक दादी के साथ जगह बनाते हुए बैठा तो वो जो ईज़ा की तारीफ़ सुनना चाहता था, ये लाइन सुनकर हैरानगी से उसे देखने लगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दामियार भाई, आपकी भी नैया डूबने ही वाली है। दुआ करें कि आपके साथ उसकी दोस्ती हरगिज़ ना हो, क्योंकि अगर आपके साथ उसकी दोस्ती हो गई ना, तो पांचों भाइयों को भी किसी ना किसी लिस्ट में वो शामिल कर ही लेगी। शहरी मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया था उसकी बात पर। हाँ, लेकिन उसे ये ज़रूर बताना चाहता था कि उसका पांचवा भाई हरगिज़ नहीं है। सॉरी, उस दिन ईज़ा ने आपके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में एक नए फ़र्द को वो कबूल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए थोड़ी बहुत जज्बाती होकर अगर उसने कुछ बोल दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और प्लीज़ यहाँ पर आना मत छोड़िएगा। दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं, ज़बर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया था। कम ऑन गाइस, मैंने तुम सबको बताया ना कि मैं हरगिज़ इस वजह से यहाँ आना नहीं छोड़ रहा था। मेरे कुछ काम निकल आए थे और इन कामों के चक्कर में मुझे अच्छे खासे मसले उठाने पड़ गए थे। वो तो खुदा का करम हो गया, वरना ना जाने क्या से क्या हो जाता। सारी मुसीबत एक अकेले इंसान पर होना तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। किसी से मशवरा लेने की कोशिश करो तो वो पहले अपना फ़ायदा सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में सोचता है। वो भी बोल ही रहा था जब ईज़ा पिंक कलर के खूबसूरत से लिबास में वापस नीचे की तरफ आती किचन में चली गई थी।
अरे ये क्या मोहतरमा, 3 मिनट 22 सेकंड में नीचे आ गई। इसका मतलब चाय जल्दी मिल जाएगी? जी नहीं, इसका मतलब है मैं पहले आराम फरमाऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। जितने टाइम में बोला है उतने ही टाइम में आपको चाय मिलेगी। वो किचन से ही बर्तन निकालते हुए बोली थी, जबकि इबादत भी नीचे आ गई थी, क्योंकि मेहमान के घर में होते हुए ऊपर कमरे में बैठे रहना बहुत अजीब था, और अब तो वैसे भी ये मेहमान उनके घर का फ़र्द बन चुका था। इबादत जी आइए, आपके शौहर से मुलाकात हुई थी मेरी। उन्हें एक केस देना चाहता था कि वो मेरे गले पड़ गया। उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली मुलाकात काफ़ी खुशगवार होगी। कब तक आ रहे हैं आपके मियाँ वापस? ये शादी की तैयारियाँ कब से शुरू होंगी यार? मैंने तो कभी घर की किसी शादी के फंक्शन को अटेंड ही नहीं किया। उसकी तरफ देखते हुए दादी से मुखातिब हुआ था। उसे शादी में भी इंटरेस्ट था। दामिया, तुम यहाँ ऊपर बैठो यार, नीचे क्यों बैठे हो? बहुत अजीब लग रहा है। बारिक ने उसके साथ ही ज़मीन पर बैठते हुए कहा था। मैं यही बैठूंगा, दादी की गोद में सर रख के। मुझे अपना आप महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है दादी, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसको सिर्फ दौलत से प्यार था। जब तक दौलत मिलती रही तब तक सब कुछ ठीक था। एक दिन उसे पता चला कि अगर बाबा इस दुनिया में ना रहे तो सारी दौलत उसे मिल सकती है, क्योंकि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो बाबा को खाने में थोड़ा थोड़ा करके रोज़ जहर मिला कर देती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि बाबा की मौत किस तरह से हुई है। पहले मेरे बाबा की टांगें बेजान हो गई, उसके बाद वो बाजुओं से भी महरूम हो गए। उनके जिस्म का हर हिस्सा उनके साथ तो था, लेकिन बिल्कुल नकारा। वो वक्त बाबा ने कैसे गुजारा नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था, लेकिन बाबा बहुत ऊंची आवाज़ में रोते थे, चिल्लाते थे, तड़पते थे, उस औरत को गालियाँ देते थे, और वो मेरे बाबा की बेबसी का मजाक उड़ाती थी, उन पर हंसती थी। और फिर बाबा चले गए, लेकिन हमारे घर के नौकर ने सब राज खोल दिया, बता दिया कि वो बाबा को जहर मिला कर देती थी खाने में। और फिर वो पकड़ी गई। माँ बाप सब दूर हो गए। दादा तो पहले ही फौत हो चुके थे। कोई नहीं था मेरा अपना मेरे पास। बाबा के जाने के बाद जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। सारा दिन नौकर मेरे आगे पीछे घूमते थे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, सिवाय मुबश्शिर की अम्मी के। वो मुबश्शिर के लिए मीठी सवैयाँ बनाती थी तो मुझे भी ला कर देती थी, लेकिन वो मुबश्शिर की तरह मुझसे लाड नहीं करती थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी नहीं, मुबश्शिर की माँ है। और फिर मैं बड़ा हो गया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस मेरी दादी की ज़रूरत है। वो बात ख़त्म करते ही एक दफ़ा फिर से उनकी गोद में अपना सर रख गया था। दादी ने झुककर उसकी पेशानी चूमी थी और उसे अपने साथ लगा लिया था। उसे हरगिज़ तन्हा छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। वो अपना बचपन ज़ाया कर चुका था। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग उदास हो गए थे। आप प्लीज़ उदास मत हो, ये लीजिए आपकी चाय। मैं 20 मिनट की बजाय 10 मिनट में बना के लाई हूँ। इसा आंखों में आंसू लिए टेबल पर चाय के कप रखने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराहट दबाता अगले ही लम्हे कप उठा चुका था। तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई लव यू ऑल। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अल्लाह को स्पेशल थैंक यू करूँगा जिसने मुझे आप लोगों के पास भेजा। वो मुस्कुराते हुए एक दफ़ा फिर से दादी की गोद में सर रुक चुका था, जबकि सब लोगों को ही उसकी ज़िंदगी के बारे में सुनकर अफसोस हो रहा था। दादी गिल्ट फील करने लगी थी, लेकिन अब ये गिल्ट दूर हो चुका था। इज़ा शामाशा, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मुझे तुम्हारे लिए वो काम करना पड़ रहा है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। वो औरत जो मेरे बाप दादा की इज्जत रोल गई, उससे झूठी मोहब्बत जतानी पड़ रही है। वो औरत जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, उसके लम्स को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती मैं कितना मजबूर हो गया हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे उस औरत के पास जाना पड़ रहा है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, जिससे मेरा बाप नफ़रत करता था, जिससे मेरा दादा नफ़रत करता था। तुम मेरी नफ़रतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम वो हो जिसकी खातिर मैंने अपने बाप दादा की नफ़रत छोड़ी है। तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुम्हें हर कीमत पर मेरा होना होगा, तुम्हें मेरी बाहों में रात गुजारनी होगी। कमीना, तुम्हारी तड़प ने मेरा बुरा हाल कर दिया। सिर्फ एक रात की खातिर मैं इस हद तक आ गया हूँ कि अपने बाप दादा की इज्जत रोने वाली औरत के पास पहुँच गया। जिस दिन तुम मुझे मिल गई ना, तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाओगी, और मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। और इस कैद से तुम्हें तब तक रिहाई नहीं मिलेगी जब तक दामिया आशा का दिल नहीं भर जाता। मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ एक रात गुजार कर मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, लेकिन नहीं। जितना मुझे तुमने तड़पाया है, तुम एक रात नहीं बल्कि मेरा ज़्यादा वक्त डिज़र्व करती हो, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हो। वो कुर्सी पर बैठा सामने लगी इज़ा की तस्वीर को देख रहा था, गलाजत और हवस भरी नज़रों से। वो सबके जज्बात के साथ खेल रहा था। उसे किसी के दिल टूटने से फ़र्क नहीं पड़ता था। अपनी दादी को वो उसकी औकात इज़ा के मिल जाने के बाद दिखाने वाला था। ये ड्रामा वो भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता था। उसे भी इस ड्रामे का अख्तिताम करना था, जो कि बहुत जल्द होना था। वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिन तक इसे बर्दाश्त करने वाला था। आज 13 दिन हो चुके थे ज़रान शाह को गए हुए, और उसकी वापसी की कहीं से कोई ख़बर नहीं आ रही थी। आज वो सब लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश कर रही थी। 13 दिन से उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, और वो बहुत
अच्छे से कर रही थी। उनके स्टाफ मेंबर्स भी उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अपने जाने के बाद वो अपने एक असिस्टेंट को उन पर ख़ास नज़र रखने के लिए कह कर गया था और उनके काम में किसी तरह की गलती ना हो इसलिए वो उस आदमी को एक्स्ट्रा चार्जेस भी देकर गया था। इस वक्त भी वो लोग काफ़ी लगन से अपना काम कर रही थी जब अचानक से इबादत को उसकी आवाज़ सुनाई दी। मिस इबादत अभी और इसी वक्त मेरे कमरे में आई, मुझे ज़रूरी काम है। वो हवा की तरह आया था और हवा की तरह से वहाँ से निकल चुका था। एक लम्हे के लिए आयशा और दुआ हैरान रह गई थी, जबकि इबादत भी हालत उनसे अलग नहीं थी। ये कब आए और ये इतने गुस्से में तुम्हें क्यों बुला कर गए हैं? तुमने कोई गलती तो नहीं की? मुझे लग रहा है तुम्हारी शामत आई हुई है, आयशा हैरानगी से उससे कहने लगी थी, जबकि दुआ भी कुछ ऐसे ही अल्फाज कह रही थी। या अल्लाह जी, प्लीज़ हमारी दोस्त की जान बचा लीजिएगा। सर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। तुमने कोई गलती की थी क्या? कहीं तुमने पेपर्स में कोई गलती कर दी? कुछ तो गलत किया है तुमने जो सर इतने गुस्से से तुम्हें अंदर बुलाया है। दुआ बात की तह तक जाना चाहती थी, जबकि वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। उसने सारे पेपर्स बहुत अच्छे से बनाए थे और वो तो अभी चेक भी नहीं हुए थे। कल ही तो उनके गाइड वर्कर के पास से। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने तो बिल्कुल तुम लोगों के जैसा ही काम किया था। पता नहीं क्या वजह हो सकती है। वो परेशानी से सोचने लगी थी, ज़रान शाह उसे इस तरह से क्यों अंदर बुला कर गया था। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? सर आपको अंदर बुला कर गए हैं, ये सब कुछ बाद में कर लीजिएगा। सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, जाइए आप। उसके ऑफिस की एक लड़की उसके पास आते हुए उससे कहने लगी थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाती ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। अब पता नहीं ज़रान शाह को क्या दौरा पड़ गया था। पढ़ते दौरे ही हैं सच में। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में कोई भी उसे नज़र नहीं आया था। समझ से ही आया कि उसे बुलाकर कहाँ चला गया है। अंदर ही वहाँ वॉशरूम का छोटा सा दरवाज़ा लगा था, शायद वो वहाँ था। सोचकर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती आगे बढ़ी ही थी जब अचानक किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो काफ़ी बेलगाम सा हो रहा था। उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी कि वो कौन है। वो खुद ही जानती थी कि ऐसी हिम्मत और कौन कर सकता था। अपनी गर्दन पर उसके लब्बों का लम्स महसूस करते हुए एक लम्हे के लिए काम सी गई थी। वो उसे खुद से दूर करती अपने लब्बों को उसे खुद से दूर करते कि उसके लबों को कैद कर गया। वो काफ़ी शिद्दत से उसके लबों को चूम रहा था। ऐसी बेचैनी, ऐसी बेकरारियाँ उसके लिए तो हरगिज़ नहीं थी। वो अपने होंठों को उसकी गर्दन पर बेलगाम छोड़ता उसके दुपट्टे को पीछे की तरफ गिरा चुका था, जबकि उसका नाजुक सरापा बुरी तरह से उसके बाजुओं में कैद था। ज़रान, खुदा के लिए छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? वो उसके बाजू में थर थर काँप रही थी। उसका नाजुक सरापा जिस तरह से लरस रहा था, मुमकिन था कि अगले 5 मिनट में वो उसकी बेकरारियाँ सहती यहीं बेहोश हो जाती। जब ना जाने क्या सोचकर वो उस पर तरस खाता उसे अपने सीने में छुपा चुका था। आई मिस यू सो मच। क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाता। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो जाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो हक पर हूँ और अपना हक तो मैं किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। तुम सामने ही क्यों आई हो मेरे? मुझे बेकरार करने के लिए, पागल करने के लिए? कैसे रहूँगा? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मसला तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। बहुत मुश्किल से काबू कर रहा हूँ खुद को। ये ना हो कि अपना कंट्रोल खो दूँ मैं। तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे पागल करती जा रही हो और फिर यहाँ मेरी बाहों में आकर तो तुम कुछ और ही मासूम बन जाती हो और इतनी मासूम सी शक्ल दिखाकर मुझे पागल कर देती हो। पागल तो सच्ची हो गया लड़का, अचानक ही घूम गया। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, जबकि वो उसके बांसों में लरसती खुद को उसकी बाहों की सख्त होती गिरफ्त में महसूस कर रही थी। उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत उसके लबों पर दिखाने लगा था। कतरा कतरा अब उसकी सांसों में अपनी सांसें उतारता पूरी तरह से मदहोश हो रहा था। अजीब से जज्बात थे उसके, जिनका कोई एंड ही नहीं था। उसको अपनी बाहों में कैद करता पूरा उसमें उतर जाना चाहता था। कांपना बंद करो, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरी गुर्बतें सारी सारी रात सहनी होंगी। ये तो सिर्फ लम्हों की बेकरारी है। जब मेरा जुनून सा होगी तब क्या हाल होगा तुम्हारा? आइंदा यूँ मेरे करीब आकर कांपना मत। ये मत सोचना कि मुझे तुम पर तरस आता है। जैसे जब तुम ऐसे कामती हो तो मेरे जज्बात और भड़कते हैं, मुझे और पागल करती हैं तुम्हारी अदाएँ। तुम्हें पता है तुम्हारे करीब आने को कौन कौन सी चीज़ें मजबूर करती हैं मुझे? उसके चेहरे पर अपने हाथों का लम्स छोड़ता आहिस्ता से उसकी गर्दन के पास आया था। इससे पहले कि उसका हाथ मज़ीद हदूद पार करता वो उसके हाथ को थाम चुकी थी। सब समझ जाओ, मैं पागल कर देना चाहती हो ना मुझे? बेवकूफ़ लड़की, अगर मैं पागल हो गया तो ये पागलपन तुम पर ही निकलेगा। कंट्रोल करो अपनी अदाओं पर। क्यों मुझे इतना याद आई? इतने दिन में कभी अक्स में, कभी ख्वाबों में, एक लम्हे के लिए भी तुमने पीछा नहीं छोड़ा। तुम दूर ही ठीक थी मुझसे, कम से कम सब्र तो कर रहा था। अब तो बेसब्रा हो गया है ये दिल। तुम्हारे बगैर रहना आसान नहीं और मैं रहूँगा भी नहीं। बता तो दिया ही होगा ना सबने तुम्हें कि बहुत जल्द तुम ज़रान शाह की बाहों में आने वाली हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उसके कानों में जैसे गुनगुना रहा था। उसके लब कभी उसके चेहरे तो कभी गर्दन से टच हो रहे थे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, छोड़े मुझे। वो अपना आप उसे छुड़वाती खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वो उसका चेहरा पकड़कर अपने करीब कर गया था। हेलो, जल्दी बोलो, काम है मुझे। वो फ़ोन उठाते काफ़ी सख्ती से बोला था। मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, तो क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं?
जहरिश मैं ही बोल रहा हूँ, करो जो बात करनी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इस वक्त मैं बिज़ी होता हूँ। वो सख्ती से जवाब देते हुए बोला था। नहीं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, वो इतनी ज़ोर से मुझसे बात नहीं करते, वो तो बड़े प्यार से बात करते हैं मुझसे, वो बड़े मान से बोली थी। ठीक है, तो जब वो फ़ोन उठाए तब बात कर लेना, वो जवाब देता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो फ़ोन को घूर कर रह गई थी। उफ़, इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, फिर मैं भी देखूंगी कि कब तक नाराज़ रहते हैं आप मुझसे। अब रूठ कर दिखाएं, आज रात में आपको मना कर रहूँगी। वो फ़ोन को देखते हुए पुरज़म अंदाज में सोच रही थी और फिर अपनी रात को अभी तक ना की जाने वाली हरकत का सोचकर उसके गाल लाल होने लगे थे। कोई बात नहीं ज़ारिश, प्यार और जंग में सब जायज़ है, और यहाँ तो प्यार भी है और जंग भी छिड़ी हुई है, इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वो खुद को यकीन दिलाते हुए रात के बारे में सोचने लगी थी। क्या बकवास किया तुमने अभी, फिर से कहना, वो गुस्से से धारते हुए बोला था। इस तरह का इनकार वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। मैंने कोई बकवास नहीं की, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, और ना ही मैं करूँगी। मुझे पता है मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहता हूँ, वो दिलचस्पी से पूछने लगा। सबकी नज़रों में महान बनने के लिए, सबकी नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए कि आपने एक यतीम बेसहारा लड़की से शादी कर ली। बेवकूफ़ नहीं हो ज़नान शाह, सब समझ में आ रहा है मुझे। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत महान होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना अच्छा बनने की। मैं दादी को समझा लूँगी, आप जिससे चाहते हैं उससे शादी करें। पहले भी मेरी वजह से आपको एक अनचाहा रिश्ता कबूल करना पड़ा, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे कर लें। मैं खुद दादी से बात करूँगी आपके लिए। मैं जानती हूँ आप ज़िबाई से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत कभी बुलाई नहीं जाती। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दे रही हूँ, ना ही आपसे कोई बदमज़गी चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरी इस चीज़ को चैलेंज करने के बजाय समझने की कोशिश करें तो आपको भी ज़्यादा आसानी रहेगी। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरी जान। कल भी मेरी मर्ज़ी चली थी और आगे भी मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज करो और मैं इस चैलेंज को कबूल करूँ। चलो तुम मत करो, मैंने तुम्हारी तरफ से चैलेंज ले लिया है। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, क्योंकि अब मेरी बेकरारियाँ सिर्फ तुम ही मिटा सकती हो। बी रेडी मिसिस, मेरे पास मेरी बाहों में रहने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। चलो छोड़ो फजूल बातें, जाकर काम करो। यहाँ क्या कर रही हो, हर वक्त अपने हस्बैंड की बाहों में रहना है। रहना है क्या? नो बेबी, काम भी ज़रूरी है। जाओ अपनी फ़ाइल लेकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी फ़ाइल चेक करके देता हूँ। हस्बैंड वाले अंदाज में सज़ा देता हूँ गलतियों की। वह आहिस्ता से उसके लब पर मीठी सी जजारत करता पीछे हटा था। उसका अंदाज़ इंतहाई पुरसुकून था, जैसे यही सब करने के लिए यहाँ ऑफिस आता हो। मैंने कोई गलती नहीं की, वो काफ़ी सख्ती से बोली थी, जबकि वो उसके अंदाज़ पर मुस्कुराया था। मेरी जान, तुम ज़रान शाह को नहीं जानती। गलतियाँ निकाल लिया करता हूँ मैं। जाओ जल्दी से लेकर आओ अपनी फ़ाइल। मैं तुम्हारी गलतियाँ निकालने के लिए बेकरार हूँ, और इससे ज़्यादा सज़ा देने के लिए। वो मुस्कुराते हुए आराम से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। इतने दिनों की बेकरारियों को जैसे थोड़ी राहत मिली थी। वो काफ़ी देर से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन न जाने कहाँ रह गई थी कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा तो कोई काम नहीं था जिसमें इतना वक्त लगे। उसने सिर्फ अपनी फ़ाइल ही तो उठा कर लानी थी। सर, आपने बुलाया? उसकी सेक्रेटरी कमरे के अंदर दाखिल होते हुए उससे पूछने लगी थी। हाँ, बुलाया था मैंने तुम्हें। वो जाकर कहो इबादत से अपनी फ़ाइल लेकर आई। वो भी बोल ही रहा था जब दुआ और आयशा खुली इबादत उसके कमरे में दाखिल हुई थी। सर, हम आ गए हैं, आप हमारी फ़ाइल चेक कर सकते हैं। वो तीनों फाइल्स टेबल पर रखते हुए आयशा और दुआ के साथ खड़ी हो गई थी। यकीनन जानबूझकर वो उनके साथ आई थी। उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा था। उसे अकेले आना चाहिए था, उसने सिर्फ उसे बुलाया था। शेर को सवा शेर, ये तो वही हिसाब है। लाओ फाइल्स। वो फ़ाइल अपने पास करते सेक्रेटरी को जाने का इशारा कर चुका था। इबादत, आपने अब तक ये फाइल्स ठीक करके नहीं रखी। जाने से पहले गालबन आप ये काम कर रही थी। शायद अब भूल गई हैं कि आपने ये काम मुकम्मल करना है। फ़ाइल चेक करते हुए वो उनकी गलतियाँ अंडरलाइन कर रहा था जब उसने इबादत को मुखातिब किया। आयशा, प्लीज़ मेरी मदद करो ये करवाने में, मुझे याद नहीं रहा। उसने जानबूझकर आयशा को वहाँ रोकने के लिए ऐसा किया था, जबकि आयशा के साथ दुआ भी उसकी हेल्प करने लगी थी। जब तक वो फाइल्स पूरी तरह चेक करता तब तक वो पूरी दराज ठीक हो चुकी थी। मिस इबादत, आप माशाल्लाह से बहुत अक्लमंद हैं। आयशा, दुआ, आप दोनों जाइए। मिस इबादत, आप यहीं रुके, आपकी फ़ाइल अभी चेक नहीं हुई। वो दिलकशी से मुस्कुराता उसकी हरकतें देखकर एक दफ़ा फिर से उसे फंसा गया था। सर, वो ज़मीन वाले केस के क्लाइंट्स आ चुके हैं, मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बुलाया है। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था जब उसकी सेक्रेटरी ने आकर उसे एक और बुरी खबर सुना दी। बिठाओ उन्हें, मैं आ रहा हूँ। उठकर खड़ा होते हुए अपने कोट के बटन बंद कर रहा था, जबकि निगाहें उसी पर मरकूज़ थी। मिस इबादत, मैं मीटिंग के बाद मिलता हूँ आपसे। आपकी फ़ाइल में मुझे बहुत ज़्यादा गलतियाँ महसूस हो रही है। उसे बोलता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाते उसके ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए या नहीं। कहने को तो ये हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ऑफ़र है, लेकिन दामियार के साथ फैमिली रिलेशनशिप के थ्रू काम करना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शाम को घर आते ही वो सीधा बाबा के कमरे में आया था।
नहीं मेरी जान, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो और यकीनन दामियार ने तुम्हारे काम को देखते ही तुम्हें ये ऑफ़र किया होगा। इसमें कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा और मुझे लगता है कि तुम्हें इस ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए। पहले तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, मामलात कुछ अलग थे, लेकिन अब तो हम सभी को उसको समझते हैं, उसके हालात को समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस चीज़ के लिए अब इनकार करना चाहिए। अब हर चीज़ को तुम्हें एक अलग तरीके से देखना और समझना होगा। अब ये बात सिर्फ इस ऑफ़िस के अंदर ही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि घर तक जाएंगी और मुझे इस ऑफ़र में कुछ गलत भी नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए। बाबा उसे समझाते हुए बोल रहे थे जब वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर इस ऑफ़र को कबूल करने के बारे में सोच रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं था। दामियार के साथ काम करना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा था और वैसे भी अब तो उसकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी। बाकी दामियार की नेचर जिस तरह की थी वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था। दामियार दिल का बुरा नहीं था, बस हालात ही कुछ ऐसे थे जो उसकी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ की तरफ ले गए थे। फिर जिस इंसान को सही और गलत की पहचान ही ना दिखाई जाए वो गलत रास्ता इख्तियार करता है। उसे दामियार की सिर्फ इस वजह से जज नहीं करना चाहिए था कि उसका लाइफस्टाइल अमीरों जैसा है, बल्कि उसे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि दामियार इन हालात में पहुंचा कैसे है। जब उसका बाप दादा ही यही सब करते आए थे तो फिर उससे भी ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसकी ज़िंदगी और हालात ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था और ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ था जो होना ही नहीं चाहिए था। अपनी ही दादी के लिए लोगों ने उसके दिमाग में कितना जहर घोला था, लेकिन दादी के एक दफ़ा हाथ बढ़ाने पर वो आ गया था उनकी तरफ। इतना अच्छा कमीना रंग दिखाएगा भी। उसके पास कोई रिश्ता नहीं था, माँ का लफ्ज़ नहीं था। उसे ये रिश्ता चाहिए था और बारिक कभी उससे ये रिश्ता छीनने के बारे में नहीं सोच सकता था। उसे दादी की ज़रूरत थी और वो चाहता था कि दादी उसके साथ रहे और उसे सही और गलत की पहचान बताए। उसे यकीन था दामियार जल्दी बदल जाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, एक अच्छा इंसान बनकर। ठीक है बाबा, मैं उसकी ऑफ़र को कबूल कर लेता हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मुझे इस ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए। वो काफ़ी खुशी से बाबा से बोला था, जबकि बाबा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गए। उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा यकीन था कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता और उन्हें उसका ये फ़ैसला भी बहुत पसंद आया था। बड़ी मुश्किल से ज़रान ने एक मीटिंग ख़त्म की थी और वो जैसे ही बाहर आया उसकी सेक्रेटरी ने बताया था कि उसके दूसरे क्लाइंट सिर्फ 5 मिनट में ऑफिस में पहुंचने वाले हैं और बस इस बात को लेकर वो हाथ पर मुक्का मारता एक दफ़ा फिर से मीटिंग रूम में चला गया था। पैड़ी हो रही है इसके साथ। इबादत बीबी, आज तो तुम बड़ी आसानी से बच गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम हर रोज़ बच जाओ। इतनी आसानी से तुम्हें हाथ से निकलने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि कितना ज़रूरी था तुम्हारा मेरी बाहों में मेरे पास होना, बल्कि इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है और कौन सा तुम कहीं और जा सकती हो। तुम्हारी मंजिल मैं ही हूँ। बस एक ये महीना गुजर जाए फिर तुम हर वक्त मेरी बाहों में होगी। कैसे सोओगी मेरी जान? तुम मेरी ये बेचैनियाँ, ये बेकरारियाँ, ये बेताबियाँ सब कुछ तुम पर निसार कर दूँगा। एक बार मुयस्सर तो हो हमें इबादत बीबी। तुम्हें पता चलेगा कि ज़रान शाह एक चलता फिरता जुनून है और इस जुनून की आग में तुम्हें दिन रात सुलगना होगा। ज़रान शाह बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है तुम्हें अपने जुनून की आग में खाकसार करने के लिए। वो अपनी ही सोच में गुम था जब उसे पास से आवाज़ सुनाई दी, सर आपकी मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या आपकी ये मीटिंग आपके तीनों स्टूडेंट्स भी साथ में अटेंड करेंगी? उसकी सेक्रेटरी अंदर दाखिल होते हुए से पूछने लगी थी। ये अच्छा आइडिया, ऐसा करो इन तीनों को भी बुला लो। इस मीटिंग में रहेंगी तो कुछ अच्छा सीख जाएंगी और थोड़ी आंखों को भी ठंडक मिल जाएगी। जी सर, आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। वो स्टैंड पर ज़ेरे लब की गई बात को समझ नहीं पाई थी, इसीलिए फिर से उससे पूछने लगी थी। कुछ नहीं कहा, बस यही कह रहा हूँ कि उन्हें बुला लो, उन्हें सीखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा है कि इस मीटिंग में वो भी रहें। और हाँ, आज से वो 4 केसेस जिन पर उन्हें काम करने के लिए कहा था उनकी हाईलाइट कर दो। पहले हम उन्हीं पर काम करेंगे और मेरे ख्याल में उसकी पहली हियरिंग भी शुरू होने वाली है। इन लोगों को ठीक से टाइम वगैरह का बता देना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो उसे भेजते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि थोड़ी ही देर में वो तीनों आकर उसके इशारे पर सामने वाली सीटों पर बैठ गई। उसने एक नज़र इबादत को देखा था जो आयशा और दुआ के साथ बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो अपनी अपनी नोटबुक्स लाई थी। मिस इबादत, आपकी फ़ाइल कल सुबह चेक होगी, बाकी आप आज की इस मीटिंग पर ठीक से फोकस कीजिए। ये आप लोगों के आगे फ्यूचर में बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप तीनों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपके लिए आगे बहुत काम भी आएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोग जो भी सीखें उसे अंडरलाइन करती जाएँ। आपके पास आप लोगों की नोटबुक्स हैं, आप लोग अपना अपना काम इस पर बासानी नोट कर सकती हैं। इससे आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब हम मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू करते हैं। अगर आप लोग किसी तरह का कोई सवाल करना चाहती हैं तो अभी कर सकती हैं, बाकी आप लोगों को बोलने की इजाज़त मीटिंग के बाद होगी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि वो तीनों हाँ में सर हिलाकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो चुकी थी और सच में इस मीटिंग में इनके लिए बहुत कुछ सीखने लायक था
और वो सारा ध्यान उस पर दिए कॉपी पर ज़रूरी पॉइंट्स नोट करने लग गई थी। क्या मतलब है तेरी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। तो कहना क्या चाहती है लड़की? तो शादी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? दादी परेशानी से इबादत को देख रही थी, जो ऑफिस से घर वापस आते ही उनके कमरे में आई थी। उसके आते ही दादी ने उसे शादी के लिए लाए हुए कपड़े दिखाना शुरू कर दिए थे। जब उसने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, दादी तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। दादी, क्या मेरी मर्ज़ी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती? मैं जानती हूँ आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, आप सब लोग मेरी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन मैं खुद भी अपनी बेहतरी चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ पर आपको बहुत मतलबी लग रही होंगी, लेकिन हर इंसान को अपने बारे में सोचने का पूरा इख्तियार होता है। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मुल्क का इतना बड़ा वकील है तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मेरा मतलब है, मैं अपनी वकालत मुकम्मल करना चाहती हूँ शादी से पहले। आपको याद है जब हमारा निकाह हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि मैं उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। वो इतने पढ़े लिखे हैं, अपना एक नाम बना रहे हैं, अपना मुकाम बना रहे हैं, और मेरी क्या हैसियत है? मैं अपनी हैसियत बनाना चाहती हूँ दादी। मैं उनके सामने अपना एक मुकाम बनाना चाहती हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी भी हैसियत है, और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब 6 महीने के बाद वो खुद मुझे एक लॉयर का मेडल पहनाएं। उन्हें खुद पता चले कि मैं उनके साथ उठने बैठने के काबिल हूँ। वो बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ आई थी। इतने दिनों से वो यही सब कुछ तो सोच रही थी कि दादी को किस तरह से अपनी बातों में लगाकर उनसे अपना काम निकलवाएगी। दादी तो पुत्र मना लेंगी, ज़रान नहीं तुम्हें छोड़ेगा। तो इसमें शादी ना करने वाली बात किधर से आ गई? तू उसके ऑफिस में काम कर, तो उसके साथ रहकर अपना आप मनवा बेटा। शादी ना करना तो किसी मसले का हल नहीं है ना। दादी अपनी बात पर अब तक कायम थी। फिर तो दादी ये बात आ जाएगी ना कि मैं उनकी बीवी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे पास कर दिया। सब लोग मुझे सिफारशी कहेंगे, मेरी मेहनत मेरी काबिलियत किसी को नज़र ही नहीं आएगी। क्या फ़ायदा होगा इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का, जब लोग मुझे ये कहेंगे कि वो देखो ज़रान शाह की बीवी उसी के ऑफिस से वकालत पास करके निकली है। वो हाथ नचा नचा कर कह रही थी। तो ये बात तो लोग 6 महीने के बाद भी कहेंगे, क्योंकि तू उसी के ऑफिस से वकालत पास करके निकलेगी। दादी किसी तरह उसकी बातों में आने को तैयार नहीं थी। मैं नहीं जानती दादी, मुझे नहीं करनी अब शादी। जब तक मेरा अपना नाम नहीं बन जाता, मेरे नाम के साथ लॉयर इबादत जुल्फ़कार नहीं लग जाता, तब तक मैंने शादी नहीं करनी। मेरी भी कोई मर्ज़ी है, मेरी भी कोई ख्वाहिश है। ये क्या बात हुई? आपका पोता मान गया तो कर लो शादी। 6 महीने के बाद उसका मूड बदल जाएगा तो शादी से इनकार कर देगा, तो क्या उसके पूछने वाला कोई नहीं होगा? फिर तो 6 महीने के बाद वो मुझे तलाक देकर फारिग कर देगा, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। चुप कर इबादत, कैसी अनाप शनाप बक रही है? फजूल बातें करवा लो इससे। खबरदार जो मेरे पोते के खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोला तो वो दिलो जान से इस रिश्ते के लिए तैयार है। 6 महीने ही क्या, 6 साल के बाद भी वो तुझसे ही शादी करेगा। अपनी दादी की बात से मुकर कर दिखाए। बस तो ठीक है ना दादी, अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करने दे उन्हें। मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ, नाम तो उन्हीं का लगा है ना मुझ पर। तो बस मुझे एक मौका दे दे अपने ख्वाब पूरे करने का, अपना आप बनाने का, अपनी काबिलियत साबित करने का। वो उनके कदमों में बैठी उनसे इल्तिजा कर रही थी। ठीक है, जो करना है कर, मैं बात करती हूँ उससे। वो मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए बोली तो ऊपर सुकून हो गई थी। अब यकीनन दादी ने ज़रान को मना ही लेना था, और अब इन 6 महीनों के अंदर अंदर उसने ज़रान शाह का नाम अपने नाम से हटाना था। मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ज़रान को समझा सकती थी कि इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है, और ना ही वो ज़रान शाह के साथ अपना कोई जोड़ बनाना चाहती थी। कितना मज़े का रिएक्शन होगा ज़रान का, क्या करेगा अब? वाह दी, ये सब कुछ क्या है? आज संडे वाह दादी, ये सब कुछ क्या है? आज संडे था। वो काफ़ी देर से जाकर नीचे आई तो दादी को किचन में बहुत मसरूफ़ पाया। हाथ मत लगाना, ये सब दामियार के लिए है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। दादी ने उसका हाथ बड़ी तेज़ी से डोंगे की तरफ जाते देखकर कहा तो मुंह बनाकर पीछे हटा गई। वाह, तो आपने इतने सालों के बाद किचन में कदम इसलिए रखा है ताकि अपने लाडले के लिए कुछ बना सकें। कभी हमें तो कुछ बनाकर नहीं दिया। उसे आए दिन जुमा 8 दिन हुए हैं और उसकी दावतें तैयार हो रही हैं यहाँ। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, जबकि दादी उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सबको हिदायत दे रही थी। तो तुझे भी बना दूँगी मेरी जान, तुम तो मेरी इकलौती पोती हो, मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ हो, तुझसे प्यारा थोड़ी है कोई। वो बड़े प्यार से उसे मना रही थी। हैं सच्ची? पोती याद आ गई आपको? शुक्र है आपको याद तो आया कि आपकी एक आध पोती भी है, वरना जिस तरह पोते पर प्यार लुटाया जा रहा है मुझे तो लग रहा था कि आप कहीं भूल भुला गई हैं। वो डोंगा उठाते हुए अंदर डिश देखने लगी थी। वाह दादी, उस नवाबजादे के लिए कोरमा, मेरे लिए क्या है? वो डिश देखकर दादी से कहने लगी। तो जब कहेगी तुझे बना दूंगी मेरी प्यारी सी पोती। वो उसे अपने साथ लगाते हुए इस अंदाज में बोली कि उसको कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। दादी, प्यारी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हूँ, लेकिन आप ये इतनी लवली डवली क्यों हो रही हैं मेरे साथ? बताइए इसके पीछे क्या रीज़न है? इतना प्यार तो आपको मुझ पर कभी भी नहीं आया, बल्कि इतना प्यार तो आपको तब भी नहीं आया होगा जब मैं पैदा हुई होंगी। वो उनसे ज़रा दूर हटते हुए शकबरी निगाहों से उन्हें देखते हुए पूछने लगी थी। अरे तुझसे मेरा लवी डवी ही बहुत ज़्यादा। तू तो मेरा बच्चा है, मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है।
ना दादी, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब बताइए मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सब समझ में आ रहा है, बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। कोई ना कोई ख़ास वजह तो ज़रूर है आपके इतने प्यार के पीछे। वो शकबरी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोली थी। बस देख लिया ना आपने, इस तरह से नहीं मानने वाली है। देख रही है इसको, कैसे इसके नखरे आसमान को छू रहे हैं। प्यार के बिल्कुल नहीं लायक है ये लड़की। बस बालों से पकड़ कर ले जाएं इसे साथ अपनी। पीछे से आते हुए कहने लगी तो उसने घूर कर अपनी माँ को देखा था। कहाँ लेकर जाने की तैयारी हो रही है मुझे पहले ही पता था दादी का ये प्यार खामखा नहीं है। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अब जल्दी से वो वजह बयान कर दे, कहाँ लेकर जाना चाहती हैं मुझे। उनकी तरफ देखते हुए पूछने लगी थी। अरे कहाँ ही लेकर जाना है मैंने तुझे। बस वो दामियार कह रहा था कि आज का सारा दिन मैं उसके साथ उसके घर पर गुजारूंगी। बस फिर उसने कह दिया कि जहरीश और इबादत भी साथ आएँ और तू भी। तुम तीनों की तरफ से हामी भर दी। जहरीश इबादत ने साथ चलने की हामी भर ली है। अब क्या पता तेरा मूड ना हो इसीलिए। अच्छा जी, तो इसलिए इतना प्यार जताया जा रहा था मुझसे। अब समझ में आया आपका प्यार मेरे लिए है ही नहीं। ये सारा प्यार तो अपने लाडले पोते के लिए था। और मैं नहीं जा रही कहीं भी। संडे आराम करने के लिए होता है, किसी के घर जाने के लिए नहीं। मैं तो खूब सारा सोऊंगी। बल्कि अम्मी मुझे नाश्ता दे, मुझे सोना भी है। आज सारा दिन खूब सारा सोकर कर लुटूंगी मैं। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही थी जबकि दादी उसे घूर कर रह गई थी। मैंने कह दिया कि तुम तीनों आ रही हो और अब तुझे अपनी दादी की इस बात का मान रखना पड़ेगा। बस खबरदार जो तूने इनकार किया। जल्दी से तैयार होकर तैयारी कर ले जा अपनी जाकर ऊपर। वैसे भी तुम लोग निकलते ही किधर हो घर से बाहर। अब मौका मिल रहा है दादी के साथ बाहर जाने का तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तामियार का घर ही देखा ना, बच्चा खुश हो जाएगा। उसके घर में उसके भी कोई रिश्तेदार आए हैं और तेरा तो उसने ख़ास नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। यूँ ही नहीं तुझे चलने के लिए कह रही अपने साथ। दादी उसे किसी भी हाल में मना लेना चाहती थी, लेकिन दादी मैं नहीं जाना चाहती, उसे मुँह बनाकर कहा था। बस सिजू हो गया ना। बार बार दादी के मुंह से कहलवाना चाहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है उनका बार बार कहना। बस तुम जा रही हो, जल्दी से जाकर अपनी तैयारी करो। अम्मी ने ज़रा सख्ती से कहा तो वो पैर पटकती अपने कमरे की तरफ चल दी थी, क्योंकि अम्मी की सख्ती कह रही थी कि उसे भेज कर ही दम लेंगी। आए ना दादी, अंदर आए। मैं आपको लेने के लिए आने वाला था, लेकिन यहाँ पर घर की हालत देखकर ना मुझे लगा कि मुझे आपको लेने जाने से पहले इस घर को साफ़ करवाना चाहिए। एक हफ्ता घर पर नज़र ना रखो ना तो मुलाजिम क्या से क्या हाल कर देते हैं पूरे घर का। अब जाकर सफाई मुकम्मल हुई है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें वेलकम करने दरवाजे तक आ गया था। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं, तुम्हारा ड्राइवर वक्त पर आ गया था और हम उसके साथ यहाँ हंसी खुशी आ गए हैं। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। वो उसके सहारे घर के अंदर दाखिल हो रही थी। कभी वो इस घर में रुखसत होकर आई थी, लेकिन आज उन्हें परवाह नहीं थी। आज वो अपने पोते से मिलने यहाँ आई थी, जबकि उसका इतना खूबसूरत घर देखकर वो लोग बहुत खुश हुई थी। वाह दामियार भाई, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। यकीनन इस गार्डन को संभालने के लिए आपने बहुत सारे नौकर रखे होंगे। आपके पास इतना टाइम तो हरगिज़ नहीं होगा इन पौधों का ध्यान रख सकते हो। जहरीश लॉन में लगे पौधों को देखते हुए बोली थी। जी भाभी, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनका बहुत सारा ख्याल रख सकूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त संडे को ही मिलता है। अब तो काफ़ी अरसे से ठीक से वक्त ही नहीं मिला इनको देखने के लिए, लेकिन फिर भी मुबशर हर चीज़ पर नज़र रखता है। आइए मुबशर से मिले, यह है मेरा सबसे ख़ास और पुराना साथी। मेरा बचपन इसी के साथ गुजरा है। सामने से आते मुलाजिम की तरफ इशारा करते हुए वो बोला था, जबकि वो अदम से उन्हें सलाम करता उन्हें अंदर की तरफ ले जाने लगा था। सच कहूँ तो दादी, मैं अगर घर आता हूँ ना तो सिर्फ इसकी वजह से। मुबशर के अलावा कोई नहीं है मेरा। ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी और बचपन का साथी भी। वो मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखता उन्हें अंदर ले जाने लगा था। अल्लाह पाक तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। दादी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा था, जबकि वो कुछ शर्मिंदा सा होकर पीछे हट गया। उसे बस ये पता था कि उसका मालिक झूठे ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो झूठे रिश्ते बना रहा है। लेकिन इन झूठे रिश्तों के पीछे छुपी वजह को वो नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह है इन सब चीज़ों की। हाँ, वो नहीं जानता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे अफसोस था कि वो इतने खूबसूरत रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है। आइए दादी, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उनसे बोला तो दादी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मैंने आपके लिए एक स्पेशल कमरा तैयार करवाया है। अब जब भी मेरे पास आएंगे तो मेरे पास रहा करेंगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपका एक कमरा भी तो होना चाहिए। मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा तैयार किया है, वो भी खुद अपने हाथों से। वो मुस्कुराते हुए उन्हें कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि वो भी उनके साथ उसके कमरे की तरफ पड़ गई थी। जाओ मुबशर कुक को कह दो कि स्पेशल सा खाना तैयार करें हमारी दादी के लिए, और कुछ अच्छा सा बनाएं जो दादी को बहुत पसंद आए, उसने हुक्म दिया था। अरे नहीं नहीं दामियार भाई, इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हम खाना तैयार करके लाए हैं। दादी ने आपकी पसंद के मुताबिक बहुत कुछ बनवाया है। वैसे तो हमें पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि सारा खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। जहरीश ने उसे मना करते हुए कहा था।
वाह दादी, सच में यू आर ग्रेट। मेरा खुद भी दिल कर रहा था आपके हाथ का बना कुछ खाने का। भाभी जान, आज तो दावत हो गई। वो खुश होते हुए बोला तो वो सब भी मुस्कुरा दी थी, जबकि सब पूरा घर देखने के लिए बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि सच में उसका घर बेहद खूबसूरत था और कोई भी उसे देखने की ख्वाहिश कर सकता था। और थोड़ी देर के बाद वो इबादत को अपने साथ बाहर ले गई थी, क्योंकि दादी और तामियार की बोरिंग बातें वो नहीं सुन सकती थी। उनका आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था, लेकिन ईसा का तो सारा दिन बोर ही गुजरा था। एक तो दादी तामियार से ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगी थी, और वो थोड़ा थोड़ा जलने भी लगी थी इस बात से, क्योंकि दादी की इकलौती पोती होने की वजह से उसकी अहमियत कम हो रही थी, ऐसा उसको लग रहा था। ऐसे में वो चाहती थी दादी उसे भी बहुत अहमियत दें, लेकिन तामियार के सामने शायद वो ये बात भूल जाती थी। खैर कोई नहीं, वो उन्हें अपने रूल्स जल्दी सिखाने वाली थी, और उसने सिखाए भी थे उन्हें कमरे में लाते ही। वो उनसे सारी बातें कंफर्म कर रही थी कि आगे जाकर दामियार के सामने उसकी कितनी वैल्यू होगी। दादी उसकी सारी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, बल्कि वो उसकी बातों पर हंस हंस कर पागल हो रही थी। कितनी जलती थी उनकी पोती उनके पोते से। दादी बस करें, दांत अंदर करें आप, और ये हंस बाद में लीजिएगा, पहले आप मेरी बात सुने। ठीक है, वो आपका पोता है, लेकिन ये भी याद रखें कि आपके 4 पोते पहले से हैं और वो 5वां है, लेकिन मैं इकलौती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। वन एंड ओनली इज़ा उसामा शाह, जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, जिस पर वो हाँ में सर हिला रही थी। हाँ हाँ बच्ची, मुझे तेरी सारी बातें समझ गई। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोली थी, जबकि दादी की बात से उसे भी यही लग रहा था कि उसकी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गई हैं। जी, मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ और आपको ये बात अपने पोते के सामने याद रखनी है। उसने उन्हें याद करवाया था। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, वो वादा कर रही थी, जबकि वो उनकी बात पर एतबार करते हुए इबादत के साथ अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद उनका फ़ोन बजा तो देखा कि ज़रान का फ़ोन आ गया था। इबादत की शामत आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सुना है आपका सबसे हैंडसम पोता घोड़ी चढ़ने जा रहा है। खैर, आज मैं पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ। मेरी मिसेस ने बता दिया होगा आपको। आप लोग बताइए कि कहाँ पहुँची आपकी तैयारी, कार्ड्स वगैरह का क्या करना है। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिएगा। घर की शादी है तो काम काज तो होंगे ही। वो मुस्कुराते हुए दादी से मुखातिब था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। किसी दिन दादी से आकर मिल जा, और हाँ, तुझसे ज़रूरी बातें भी करनी है कुछ। मैं चाहती थी मिलकर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दादी ने इबादत की बात शुरू की थी। वैसे तो ज़रान का फ़ोन उन्हें आता ही रहता था, वो अपने काम पर था तो वहाँ पर भी 2-4 दफ़ा उनसे बात हुई थी उसकी, और वो अक्सर शादी के बारे में ही बात कर रहा था। उसकी सारी बातें शादी से शुरू होकर शादी पर ही ख़त्म होती थी। यकीनन वो उन्हें खुश करने के लिए सारी बातें करता था। जी जी दादी, बताएं ना क्या बात करनी है। मैं तो खुद आपकी तरफ से शादी के लिए कुछ सजेशन चाहता था। कमरा पसंद आया आपको? उसने थोड़ी देर पहले ही उन्हें एक कमरे की तस्वीरें सेंड की थी। अपने बेडरूम का सारा फर्नीचर और लुक उसने चेंज करवा दी थी। हाँ बेटा, कमरा तो माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन मैं ना ज़रा तुमसे कुछ और बात करना चाहती थी। जी जी दादी, बताइए ना आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। उनके सीरियस अंदाज पर वो भी सीरियस हो गया था। मेरे बच्चे, दरअसल बात कुछ यूँ है कि इबादत फ़िलहाल शादी के लिए तैयार नहीं है। मेरा मतलब है, वो चाहती है कि उसकी रुखसती उसकी इंटर्नशिप के बाद हो। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बन जाए, अपनी पहचान बना ले, फिर उसकी रुखसती हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे भी उसकी इस बात से बहुत खुशी हुई है, और सच कहूँ तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। आखिर उसकी मर्ज़ी है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है, उसके बाद दुल्हन बनना चाहती है। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बात करूँगी इस बारे में। तुम खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहते थे ना, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही रहेगा तुम दोनों के लिए। शादी आज हो या 6 महीने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने उसकी बात का मान रखते हुए उसे कह दिया है कि जब वो चाहेगी तभी उसकी शादी होगी। मुझे भी यही लगता है कि उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। उसके लिए बेहतर रहेगा, और तुम्हें भी इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त मिल जाएगा। मैं तुम पर किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, तुम भी बहुत अच्छे तरीके से इस रिश्ते को समझ जाओगे। इसीलिए मैंने उसकी बात का मान रखते हुए उससे कह दिया है कि उसकी रुखसती 6 माह के बाद होगी। 1 मिनट दादी, आपने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की? अब मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ, मैं इतने लोगों को बता चुका हूँ रुखसती के बारे में। मैं अब हरगिज़ पीछे नहीं हट सकता। अब तो शादी होगी ही होगी, हर चीज़ तैयार है। यहाँ तक कि अगले महीने के लिए मैं स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स तक बुक करवा चुका हूँ हनीमून के सिलसिले में। अब वो शादी से इनकार कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे बता दीजिए कि जिस तारीख को कह रहे हैं शादी उसी तारीख पर होगी। और वैसे भी निकाह तो हो चुका है, अब सिर्फ रुखसती ही तो करनी है। कौन सा हमने लंबे चक्रों में पड़ना है। और वैसे भी वो अपनी इंटर्नशिप शादी के बाद भी पूरी कर सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं मेरी जान, उसे तो एतराज़ है ना, और लड़की की भी मर्ज़ी कोई अहमियत तो रखती है ना। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर दिया है और उससे भी कह दिया है कि तुझे भी मेरे फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है।
और अब तुझे मेरी बात का मान रखना पड़ेगा। दादी जो जैसे बात ही ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वो बात ख़त्म नहीं कर सकता था। वो शादी को लेकर बहुत कुछ सोच चुका था और अब जैसे वो लड़की उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गई थी, उसका इनकार उसके मुंह पर आकर लगा था और अब वो इस इनकार को कोई अहमियत नहीं दे सकता था। और अगर वो ख़ुद कल सुबह आपसे ये कहे कि वो रुखसती करना चाहती है तो वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला था, मेरी जान, मैं उसकी मर्ज़ी से रिश्ता करना चाहती हूँ। उसे ये ना लगे कि मेरी नज़र में सिर्फ मेरे पोते की मर्ज़ी की अहमियत है। जब उसने चाहा तब रिश्ता कर लिया, जब उसने इनकार किया तब हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इबादत को भी इस रिश्ते में इतनी ही अहमियत मिले जितनी तुम्हें मिल रही है। तुम्हारी हाँ या ना जिस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी भी मर्ज़ी हमारे लिए अहमियत रखती है ना। मतलब अगर कल वो सुबह आपसे ये कहती है कि वो ये रुखसती करना चाहती है तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, राइट? वो फिर से अपने सवाल पर आया था। अगर तुम प्यार से उसे इस चीज़ के लिए मना लेते हो तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस रुखसती में उसकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। वो खुद आकर मुझसे कहे कि वो ये रुखसती चाहती है, तब भी मैं उसकी रुखसती तुम्हारे साथ करूँगी ताकि वो भी खुश रहे और तुम भी। ठीक है दादी, तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि कल वो खुद आपसे कहेगी कि वो ये रुखसती चाहती है और आप फिक्र ना करें, ये रिश्ता उसकी मर्ज़ी और मुकम्मल रजामंदी के साथ ही होगा। फ़ोन बंद करते हुए वो उनसे वादा कर चुका था, जबकि उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर दादी भी पुरसकून हो गई थी। बहुत गलत किया है तुमने इबादत ज़ारान शाह, बहुत गलत किया तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो गई हो, कितनी ज़रूरी हो गई हो तुम ज़ारान शाह की ज़िंदगी में। तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारा ये इनकार हाँ में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी ज़ारान शाह नहीं। कल तुम खुद दादी से जाकर इस रिश्ते के लिए कहोगी। कल तुम खुद दादी से कहोगी कि तुम्हारी रुखसती मुकर्ररा तारीख़ पर की जाए, ना आगे ना पीछे। इस तारीख़ पर तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। मेरे नाम से सजकर दुल्हन बनकर तुम इसी तारीख़ पर मेरे बेडरूम में आओगी। तुम्हारा ये इनकार तुम पर ही भारी पड़ेगा। तैयार हो जाओ मिसिज़ इबादत ज़ारान शाह, सारी ज़िंदगी मेरे पास आने के लिए। तुम्हारी एक सांस मेरी कर्जदार है और ये इनकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कल तुम खुद जाकर दादी से कहोगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से ज़ारान शाह की पनाहों में आओगी। वो जैसे उसे चैलेंज कर रहा था। ये वकील तो पहले ही खिसका हुआ, भी पता नहीं क्या करेगा। वो रात को कमरे में आई तो तारिक अपने लैपटॉप पर बहुत मसरूफ़ अंदाज में उंगलियां चला रहा था। इतने दिनों से वो उसको मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। उसे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसका इतना प्यारा सा शौहर इस अंदाज में भी उससे रूठ सकता है। लेकिन आज तो उसे पक्का मनाने का प्लान बना चुकी थी। वो अलमारी से पैकेट निकालते हुए सीधा वॉशरूम में जा बंद हुई थी। वो दोनों हनीमून पर सवात और नारान गए थे और वहाँ पर वो उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग भी करता रहा था। और इन्हीं शॉपिंग में से कि रेड कलर की इंतहाई नामुनासिब नाइटी भी थी जो वो उसे 1000 दफ़ा पहनने के लिए कह चुका था। लेकिन ना तो उसमें इतनी हिम्मत आई थी और ना ही वो इस तरह के बेहुदा ड्रेस पहनना चाहती थी, इसलिए हमेशा हर बार इनकार ही किया था। लेकिन आज उसे मनाने की खातिर वो ये ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसे खुश करने के लिए। वो बहुत बड़ा कदम उठा रही थी। उसने जैसे तैसे करके वो नाइटी पहन ली थी और वो बाहर जाने के बारे में सोचती हुई शर्मिंदा हो रही थी। कुछ नहीं होता जहरिश, वो कोई गैर थोड़ी, मेरे अपने ही तो शौहर है। और वैसे भी रूठे हुए शौहर को मनाना आसान थोड़ी होता है। बस एक दफ़ा मना ले, फिर तूने कौन सा उन्हें रूठने देना है। लेकिन अगर इस तरह से भी नहीं माने तो वो सोचते हुए परेशान हुई थी। अरे नहीं, इसके बाद तो मान ही जाएंगे। उसने खुद को हौसला दिया था और फिर आखिर हिम्मत करते हुए वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी थी। लेकिन ये क्या, जैसे उसने वॉशरूम से बाहर कदम रखा तो कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अरे ये क्या, यहाँ मैं 1 घंटा खून जला कर इस बेहुदा नाइटी को पहन पाई हूँ और ये सो रहे हैं, वो भी मुझे देखे बगैर। नहीं, ऐसे तो मैं सोने दूंगी ही नहीं। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए लाइट ऑन कर चुकी थी। जहरिश यार, क्या मसला है, बंद रहने दो लाइट, सोना है मुझे, सुबह मीटिंग है मेरी। वो आंखों पर हाथ रखे उसे कहते कहते चुप हो गया था। ये क्या है, वो हैरानगी से उसे देखते हुए बोला था। घुटनों तक की रेड कलर की नाइटी और उस पर पहना वो नेट का अपर उसके होश ही तो उड़ा ले गया था। क्या है, आप रूठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि इस कमरे में एक और इंसान भी बसता है। हद होती है किसी चीज़ की। मैं वॉशरूम में थी, आपने लाइट बंद कर दी, अभी तो मैंने नाइट क्रीम भी नहीं लगाई। उसकी नज़रों को भटकते देख वो उसके पास से हटती शीशे के सामने जा रुकी थी, जबकि वो तो मुसलसल उस पर निगाहें जमाए जैसे हटाना ही भूल गया था। बारिक साहब तो गए काम से। आज तो बड़ी बिजलियाँ गिरा रही है, पहले तो कभी भी इस तरह 1 घंटा लगाकर नाइटी नहीं पहनी। और फिर ये परफ्यूम कौन सी यूज़ किया जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। वो तकिया सीधा करते हुए लाइव शो का लुत्फ़ उठाते हुए से बोला था। आपसे मतलब आप तो गालबा नाराज़ है मुझसे। नाराज़ ही रहिए, गुड, लेट जाएँ, अभी लाइट ऑफ हो जाएगी, बस ये बाल ठीक कर लूँ। वो बालों की चुटियाँ बनाते हुए बोली थी। अब ऐसे नज़ारे देखने के बाद नींद किस कम वक्त को आएगी। इतनी तैयारी की है तो इधर आकर ज़रा तारीफ़ भी वसूल लो। तुम्हें पता है ना, तारीफ़ के मामले में मैं कंजूस हरगिज़ नहीं हूँ। अब नज़ारे पूरी नहीं हैं तो तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। उसकी तरफ देखते हुए बोला था।
कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी तारीफ़ों की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप नाराज़ ही रहें, मेरा भी आपको मनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। वो बल पीछे को गिराती गदा से बोली थी। लेकिन अब मेरा मानने का दिल कर रहा है। वो बेड से ही हाथ आगे को करता उसके बाजू को दबोच कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो अगले ही लम्हे बेड पर गिरते उसके बाजू में कैद हो चुकी थी। 7 महीने में पहली दफ़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है। अच्छी तब्दीली आई है, लगता है ऐसा डोज देते रहना चाहिए। तुम्हें एहसास तो होगा कि तुम शादीशुदा हो। उसे बेड पर अपने साथ गिराता वो उसके ऊपर आ चुका था। उसे कहना चाहती थी कि अगर वो उसके घर वालों से मोहब्बत करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त वो उसका मूड भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसके लबों का लम्स खुद पर बिखरता महसूस करके उसके सीने में पनाह ढूंढने लगी थी। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? वो अपने होंठों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते पाकर गहरा सांस लेकर उससे पूछने लगी थी। तुमसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगा? मेरी जान, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। एक बार फिर से उसके लबों को अपने सब गिरफ्त में कैद कर चुका था। उसके अंदाज में बला की शिद्दत थी, जैसे इतने दिनों से उससे दूर होने पर खुद भी कोई सज़ा काट रहा हो। वादा करो कि आज के बाद मुझे खुद से रूठने नहीं दोगी। उसकी गर्दन पर झुके उसके कानों में सरगोशी नमा आवाज़ में कह रहा था। अरे नहीं, मैं तो रोज़ रोज़ आपको खुद से नाराज़ किया करूँगी। बड़े फ़ायदे होते हैं मेरे आपसे नाराज़गी की वजह से। रोज़ रोज़ आपकी दीवानगी नहीं सहनी पड़ती मुझे। वो शरारत से कहती उसे अपना दुश्मनी तो कर चुकी थी, क्योंकि इस दफ़ा उसके लबों की कैद उसके लबों पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त थी। वो अपनी बात कहकर पछताई थी, लेकिन अब रिहाई मुमकिन नहीं थी। जहरिश, मेरी टाई नहीं मिल रही। जहरिश, मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। जहरिश, मेरा लैपटॉप वाला बैग किधर है? मोज़े कहाँ है मेरे जहरिश? वो सुबह से कमरे के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी, जबकि अम्मी और चच्ची हंस हंस कर पागल हो रही थी। बस अब खुश है ना? मिल गया ना सुकून सासू वाली हरकत करके? यही चाहती थी ना आप दोनों के मेरी जान के दुश्मन बन जाए। इन्हें मनाना ही नहीं चाहिए था, ये रूठे हुए ही ठीक थे। वो इन दोनों को घूरती वापस किचन से कमरे में गई थी, जबकि वो दोनों उसके पीछे भी हंसती रही थी। जबकि वो कमरे में आई थी जहाँ वो आराम से बिल्कुल तैयार बेड पर लेटा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। क्या मसला है आपको बारिक साहब? क्यों मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे रहे? मैं ना कहती थी कि आपको मनाना 100 का घाटा है। यहाँ आराम से फुल तैयार होकर आवाज़ों पर आवाज़ें दिए जा रहे हैं। क्या कहूँ मैं सबको नीचे कि आज 12 दिन के बाद मेरा शौहर फिर से बच्चा बन गया। उसे हर चीज़ के लिए बीवी की ज़रूरत है। वो कमरे में आते गुस्से से उससे कहने लगी थी। हाँ तो ना मनाती मुझे, अब मनाने का एहसान कर ही दिया है तो फिर भुगतो। वो एक झटके में उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। क्या कर रहे हैं बारिक आप भी ना? हद करते हैं। बता तो रही हूँ मसरूफ़ हूँ मैं। अपने गालों पर उसके लबों की गर्म हिद्दत महसूस करती वो पीछे को हटती बड़े मासूमाना अंदाज में बोली थी। नाराज़ हो जाऊँगा फिर से, वो धमकी दे रहा था। हो जाए, बस थोड़ी सी दाएँ ही तो दिखानी है आपको। मनाना कौन सा मुश्किल है? वो खिलखिलाते हुए बोली तो उसे घूर कर रह गया था। अच्छा, तो मतलब मैडम को मनाना आ गया है? ऐसे ही मनाओगे जिस तरह से रात को बनाया था? फिर तो मुझे नाराज़ होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुशी हो गया था। जी नहीं, आपको नाराज़ होना पड़ेगा, तब भी मेरी जान बख्शी होगी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली थी, जबकि उसके हाथ थामता ऊपर को लगाता उसके लबों पर झुक गया था। अब नहीं रूठना मैंने, क्योंकि अब मेरी बीवी मुझे पूरा वक्त दे रही है। बस मेरी बीवी मुझे पूरा वक्त दे, मुझे रूठने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मज़े से कहता उसके लबों को ना जाने कितनी दफ़ा चूम चुका था। अच्छा ना बारीक, अब छोड़ें मुझे, मैं अब नाश्ता बना रही थी। मैं भी नाश्ता बना रही थी आपका। वो प्यार से उसका चेहरा थामते हुए बोली थी। तुम मेरी इतनी प्यारी बीवी ना होती तो मैं कभी नहीं मानता। पक्का पक्का रूठ जाता, लेकिन तुम बहुत प्यारी हो, रूठने ही नहीं देती बल्कि अदाएँ दिखाती हो। वो शरारत से उसके लबों पर जसारत करता उठकर सीधा हो गया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपनी जान बख्शी होने पर बाहर भाग गई थी। इबादत, मेरी बात सुनना ज़रा। वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई तो नाश्ते के बाद दादी ने उसे कमरे में बुला लिया। जी दादी, आपने बुलाया? वो उनके पास ही कुर्सी रख कर बैठ गई थी। हाँ मेरी बच्ची, वो मैंने तेरा इनकार कल रात को ज़रान तक पहुँचा दिया था, और मैंने उसे कहा था कि अगर वो तुझे शादी के लिए मना लेता है तो ही शादी होगी, वरना नहीं। मतलब तेरी मर्ज़ी से। अगर तू खुद आकर मुझे ये कहे कि तू ये शादी करना चाहती है, मतलब अभी रुखसती चाहती है, तो ही होगी, वरना शादी 6 महीने के बाद होगी, और इस पर ज़हरान कोई इतराज़ नहीं कर सकेगा। तो उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा, वो भी आज ही। और उसने तो दावा भी किया है कि आज ही तुम मान जाओगी इस रिश्ते के लिए। मेरा मतलब है, उसका दावा है कि तुम इस शादी के लिए मान जाओगी। देखा, मैं नहीं कहती थी कि एक बार वो नज़र बढ़ कर तुझे देख ले तो तुझसे मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू मान ना मान, उसे तुझसे मोहब्बत हो गई है, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अब वो इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने वाला। वो तुझे मनाने की कोशिश करेगा मेरी बच्ची। मैं नहीं जानती तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तेरी ख्वाहिश मेरे लिए एहतराम के काबिल है। तूने हमेशा मेरे हर फैसले पर सर झुकाया है। तेरे फैसले पर मैं हरगिज़ इनकार नहीं करूँगी, लेकिन ज़रान को यकीन है वो तुझे मना लेगा।
तो उसके सामने खुलकर अपने दिल की बात कह देना, उसे वजह बता देना कि तो फ़िलहाल ये रुख से क्यों नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि इन 6 महीनों में तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को समझो, ताकि तुम दोनों की आने वाली ज़िंदगी खुशहाल हो, तुम लोग एक दूसरे को समझ जाओ। इसमें कुछ गलत नहीं है मेरी बच्ची, वो तेरा शौहर है। अगर तुझे लगता है कि तो फ़िलहाल मेंटली तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं है तो भी ज़रान को किसी और तरफ माइल मत होने देना। पहले जिस तरह वो लड़की ज़िबाइश उसके पीछे लगी थी, मेरा तो दिल दहलने लगा था कि कहीं वो उस लड़की को दुल्हन बनाकर घर ही ना ले आए। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि वो तुझसे मोहब्बत करने लगा है, और देखना जल्दी तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुखसती आज हो या 6 महीनों के बाद हो, लेकिन तुझे याद रखना है कि वो तेरा शौहर है और तुझे अपने शौहर से अलहदगी किसी कीमत पर कबूल नहीं होगी। तो कोशिश करके वो लड़की ज़िबाइश उससे दूर ही रहे, इन दोनों की मुलाकात ना हो। अजीब तरह की लड़की है जिसे मर्दों को वर्गलाना ही उसका काम हो। तो मेरी बात को समझ रही है ना? ज़रान तेरा शौहर है, तुझे खुद अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा, तुझे खुद उसे ऐसी औरतों से दूर रखना पड़ेगा। अब वो तेरी तरफ माइल हो गया है तो अब कोई गलती नहीं करनी। बहुत लंबी ज़िंदगी है मेरी बच्ची, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है औरत को, लेकिन सौतन की तकलीफ़ से बढ़कर और कोई तकलीफ़ नहीं होती। बस मैं ये चाहती हूँ कि तू उस लड़की को मेरे ज़रान की ज़िंदगी से निकाल बाहर कर। तू ऐसा कर सकती है, तो उससे 1000 गुना बेहतर है, और सबसे बढ़कर तेरे पास निकाह की ताकत है। तो ज़रान शाह के निकाह में है और इस बात से वो खुद भी इनकार नहीं कर सकता। दादी बोले जा रही थी जबकि वो खामोशी से उन्हें सुन रही थी। उसने दादी से दावा किया था कि वो एक ही दिन में से शादी के लिए बना लेगा, लेकिन ऐसा तो किसी की हिम्मत पर मुमकिन नहीं था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो हरगिज़ ज़रान के साथ रुखसत होकर उसके घर जाने को तैयार नहीं थी। दादी मासूम तो जानती नहीं थी कि ज़रान क्या से क्या करने वाला है। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि ज़रान उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया है, वो उसके और अपने रिश्ते को कबूल कर रहा है, उसे पसंद करने लगा है। हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब उसकी चाल थी, सबकी नज़रों में अच्छा बनकर उसे बुरा साबित करने की। लेकिन वो भी तो बहुत कुछ सोच चुकी थी, इतनी आसानी से वो ज़रान शाह को जीतने नहीं दे सकती थी। अगर ज़रान शाह को लगता था कि वो सारी सिचुएशन को अपने हाथों में लेकर कंट्रोल करेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला था। ना तो उसकी बातों में आने वाली थी और ना ही वो उसे जीतने दे सकती थी। चाहे ज़रान शाह उसके कदमों में ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन वो अपने फैसले से एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ये फैसला उसने बहुत सोच समझ कर किया था। वो अपनी ज़िंदगी को किसी के हाथों की कठपुतली हरगिज़ नहीं बनने दे सकती थी, खासकर ज़रान शाह के हाथों की तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो दादी की उम्मीदों को तोड़ भी नहीं सकती थी, इसीलिए उन्हें हौसला देते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। क्या लगता है क्या करेगा ज़रान? भैया मेरी कॉलेज से जान छुड़वा के मुझे डायरेक्ट यूनी में डाल दो। यूनी में कितना मज़ा आता है, हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन कर जा सकते हैं। ये क्या बात हुई, वाइट यूनिफॉर्म पहन कर निकल जाओ। मुझे नहीं रहना इस यूनिफॉर्म की कैद में, मुझे ना प्यारे प्यारे से कपड़े पहनने हैं। जब मैं यूनी जाना शुरू कर दूँगी ना, तो सबसे पहले आपकी जेब को शर्फ हासिल होगा मुझे शॉपिंग करवाने का। वो मज़े से बोली थी, जबकि शायरी सिर्फ मुस्कुराकर नफ़े में सर हिला गया। उसकी बोलती बंद होती ही नहीं थी, आते हुए भी और जाते हुए भी उसकी बकबक सारा रास्ता जारी रहती थी। अच्छा भाई ये बताओ ना कि यूनी लाइफ कैसी होती है? इबादत तो कहती है कि बहुत बुरी है। फिर मैंने सोचा कि उसकी तो लॉ यूनिवर्सिटी थी ना, तो उसकी बुरी ही होती होगी। आप तो को एजुकेशन में पढ़े हो, बताओ मुझे, वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा ना। और यहाँ की यूनिवर्सिटी और कराची की यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ भी बेहयाई वहाँ भी बेहयाई। खैर कुछ लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं, सबको बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लड़कियाँ बहुत अजीब होती हैं। तुम्हें पता है एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, वो भी बेवजह ही। सच बताऊँ तो वो लड़की मुझे काफ़ी पसंद थी, मैं उससे हाई हेलो भी करना चाहता था। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मैं लास्ट ईयर का। मुझे किसी ने आकर कहा कि उस लड़की को मेरे नोट्स चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसको दे आता हूँ। वैसे भी काफ़ी लाइक स्टूडेंट थी, तो मुझे भी यही लगता था कि वो मेरे नोट्स से डिज़र्व करती है। मैं उसे नोट्स देने गया, उसने आगे से बिना सोचे समझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था और सबसे बुरा दिन था मेरी ज़िंदगी का। मैंने 4 साल का अरसा वहाँ बिना किसी तरह की बदनामी के गुजारा था, और उस लड़की ने मेरी 4 साल की मेहनत पर एक लम्हे में थप्पड़ मार दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रिप गया था, तो वहाँ भी वो लड़की थी, लेकिन ना मैंने उसे मुँह लगाया और ना ही उसने मेरी तरफ एक दफ़ा देखकर दोबारा देखा। तुम्हारा कॉलेज आ गया? वो गाड़ी कॉलेज के बाहर खड़ी करके अपनी बात बीच में ही छोड़ गया था। पता नहीं कौन थी वो फजूल लड़की, मैं बाकी की कहानी वापसी पर सुनूंगी और हम दोनों मिलकर उस लड़की को कोसेंगे। खबरदार जो उस लड़की को कोसने के बारे में सोचा, अगर वो लड़की मुझे थप्पड़ ना मारती तो आज तुम्हारी भाभी होती। उसके गाड़ी से निकलते ही वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि ईज़ा काफ़ी देर तक उसकी बात को समझने की कोशिश करती रही थी कि उसका भाई उस लड़की को पसंद करता था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। लेकिन थप्पड़ खाकर तो सारी पसंद कहीं रास्ते में ही गिर गई होगी। खैर ये सारी बातें तो वो बाद में भी सोच सकती थी, फ़िलहाल वो अपने कॉलेज गेट के अंदर हो गई थी क्योंकि वो लेट थी। तुम जानती हो कितना मुश्किल होता है तुम्हें देख कर निगाहें फेर लेना। तुम जानती हो कितना मुश्किल होता है तुम्हें अपने सामने पाकर तुमसे दूर रहना। इधर ठरक नहीं मुकना।
इज़ा, तुम नहीं जानती, जिस दिन तुम मेरी तड़प को समझ जाओगी ना, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। कितने मुश्किल से किया है मैंने ये सब कुछ, कितनी मुश्किल से मैंने सबको खुद पर यकीन करने पर मजबूर किया है। अब अगर तुम पीछे हट गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मैं हर किस समय खुद से दूर नहीं कर सकता। न जाने इसके लिए मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मैं अब हासिल करके ही दम लूँगा। कल का दिन तुम्हें इग्नोर करके बहुत बुरा लगा मुझे। अगर ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा ना होता तो मैं कल ही तुम्हें कैद कर लेता। खैर, अब ज़्यादा वक्त तक मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ दिन और। मैं भी मज़ीद ये सारा ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बेड पर लेटा सामने लगी तस्वीर को देखते हुए बोल रहा था। उसकी प्लानिंग बहुत दूर तक थी। इसका सिर्फ 2-3 दिन और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें दाम आशा की बाहों में आना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया तुम्हें दाम आशा का असल मकसद बताने का। अगर तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मान गए तो ठीक, वरना शायद मुझे ज़बरदस्ती ये कदम उठाना पड़ेगा और मुझे इसके लिए किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है। अब और इंतज़ार मुझसे नहीं होता। तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए दाम आशा इस हद तक आ गया है, वरना तुम जैसियों को कभी दाम आशा ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने ऑफिस में कदम रखा तो उसे खुद पर बहुत यकीन था, चाहे कुछ भी हो जाए उसे सरांशा की बातों में हरगिज़ नहीं आना। लेकिन फिर भी अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि न जाने वो उससे क्या कहे, कहीं उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। लेकिन वो उसे किस बात पर ब्लैकमेल कर सकता था? उसकी तो कोई भी ऐसी बात ही नहीं थी जिस पर वो आगे बेबस हो जाए। हाँ, वो हर तरफ से बिल्कुल फ्री थी। वह आराम सुकून से ऑफिस के अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट तक पहुंची थी उसके सेक्रेटरी ने कहा कि उसे रूम में बुला रहा है। उसने खुद में बहुत सारी हिम्मत पैदा की थी। आखिर उसने ज़रानशा का मुकाबला करना था, अपने हक़ में आवाज़ उठानी थी, और उसके सामने आवाज़ उठाना अगर आसान होता तो इतने बड़े बड़े वकीलों को मुँह की ना खानी पड़ती। उसका इनकार उस तक पहुँच चुका था और उसके इनकार को भी उसने सर पर सवार कर लिया होगा, और यकीनन ऑफिस में बुलाने की वजह भी वो इनकार ही था। लेकिन पीछे तो आज वो भी हटने वाली नहीं थी। वो उसके हर सवाल का जवाब उसके मुंह पर ही देने वाली थी, और इनकार की वजह भी वो उसके मुंह पर ही उसे बताकर इनकार करती तो ज़्यादा बेहतर था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? वो अंदर दाखिल होते उससे कहने लगी थी। उसने एक नज़र उसे देखा। लाइट पिंक कलर के खूबसूरत से जोड़े में आज वो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। हाँ बिल्कुल, बुलाया मैंने तुम्हें। अपनी फ़ाइल दो मुझे यार, कल से सिर्फ तुम्हारी फ़ाइल रह गई है, बाकी सारी फ़ाइल्स चेक हो गई हैं। ये फ़ाइल चेक करने के बाद हम दोनों ने एक ज़रूरी मीटिंग के लिए भी जाना है, वापसी भी देर से होगी हमारी। उसकी फ़ाइल सामने दूसरी तरफ रखे टेबल पर पड़ी थी। उसने खामोशी से फ़ाइल लाकर उसके हवाले कर दी थी। गलतियाँ निकाल कर सज़ा हस्बैंड वाले अंदाज में दूंगा, ये मैंने बात कल तुमसे कही थी, लेकिन अब वक्त नहीं है तुम्हें सज़ा देने का, क्योंकि ज़रूरी मीटिंग है और हमने वहाँ जाना है। मैं फ़ाइल चेक करता हूँ, तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। वो मुस्कुराकर शरारती अंदाज में बोला था, जबकि वो उसके बदले हुए अंदाज पर हैरान थी। इतना चिल? हज़म नहीं हुआ मुझे। अब क्या चल रहा है इस आदमी के दिमाग में? अब क्या सोच रखा है इसने इसके लिए? अब कौन सा नया इम्तिहान वो उसके लिए तैयार कर रहा था? वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसकी फ़ाइल पर झुक चुका था। वो जल्दी से बाहर आती अपना बैग वगैरह उठा चुकी थी। देर से आने का मतलब यही था कि ज़ारान के शायद उनकी मीटिंग काफ़ी दूर थी। यार प्लीज़ डांट मत खाना, पता नहीं सर को क्या हो गया, जब से आए हैं तब से बस डांटे ही जा रहे हैं। हम तीनों को अपने ऑफिस के वर्कर्स नज़र नहीं आते हैं। इतना मेकअप करके आती हैं, मजा रहा है जो कभी किसी को टोका हो? दुआ ने गुस्से से कहा था। हैं तुम्हें क्या उन्होंने मेकअप पर टोका है? आयशा ने हैरानगी से दुआ को देखते हुए कहा था। अरे नहीं यार, वो किसी और को नहीं टोकते, मुझे क्या टोकेंगे? मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे देखो ना कितना डांटा। कल फाइल में एक पॉइंट ख़राब होने पर ऐसे चबल से वर्कर है ना, उनके क्या जाता अगर बता देते कि यहाँ से हमने कुछ गलत कर दिया। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं तो सीधा जाकर उन हैंडसम अकड़ू के सामने शिकायत कर दी कि हमारा ध्यान हमारे केस पर कम है और मेकअप पर ज़्यादा है। हालांकि मैं तो ज़्यादा मेकअप ही नहीं करती, बस हल्की हल्की सी फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईलाइनर और मुस्कारा ही तो लगाती हूँ। दुआ बड़े दुखी दिल से कह रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर इबादतें बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। हाँ और क्या, जलती हैं ये हमसे? हम इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं और क्या। और वो उसकी सेक्रेटरी तो हमारे मेकअप सेंस से जलती है कि हम उससे ज़्यादा अच्छा मेकअप करती हैं। आयशा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, जब ज़रान अपने कमरे से निकला था। जी इबादत, तो आप तैयार हैं? चलिए मेरे साथ, आज की मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें किसी तरह की कोई गलती हरगिज़ नहीं चाहता हूँ। बाकी कुछ बातें हम मीटिंग के बाद करेंगे। मुझे उम्मीद है ये मीटिंग आपके लिए अच्छी साबित होगी। वो आगे चलने का इशारा करता उसके पीछे आया था। आज उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। दुआ और आयशा को तो ऐसा ही लग रहा था, और उसका खुशगवार मूड उनके लिए अच्छा भी था। अब उनकी सहेली को ज़्यादा डांट नहीं पड़ेगी, उन्हें और क्या चाहिए था। मुझे लगता है बच जाएगी, सर का मूड अच्छा लग रहा है, दुआ ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ मूड तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका मूड बिगड़ते टाइम भी तो नहीं लगता ना। देखो वो चुड़ैल हमको ही देख रही है, चलो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जिस तरीके से देख रही है ना, मुझे पूरा यकीन है सर को
शिकायत लगाने के लिए हमारी शिकायतें इकट्ठी कर रही होगी। आयशा ने जैसे दुआ के कानों से बात निकाली थी, वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाती कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम फ़िलहाल शादी नहीं चाहती, ऐसा क्यों? मुझे समझ नहीं आया। हालांकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए मैं कितनी प्लानिंग कर रहा हूँ। तुम्हें तो अंदाज़ा है ही कि इस शादी को लेकर मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसे में इस तरह की फजूल तरह की बकवास करके तुमने दादी को अपनी तरफ क्यों किया है मेरी जान? तुम्हें अंदाज़ा तो था ही ना कि मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से राज़ी हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैंने इन लम्हों का कितना इंतज़ार किया है। पुरानी बातों को सर पे सवार करके बैठी हूँ। निकाह के वक्त जो कुछ हुआ सो हुआ, भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? समझ सकता हूँ 3 साल के बाद अचानक तुम्हें वहाँ मेहंदी वाले दिन देखा तो तुम्हारा वो रूप स्वरूप देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह बन सवर कर किसी महफिल में रहना। उस दिन मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, ये सोच कर कि तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और मैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन तुम पर बुरा नहीं डालना चाहता था। दूसरे दिन तुम वहाँ मेरे घर आ गई, मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी। तुम्हें किचन में काम करते देख मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम मेरी बीवी हो, तुम हक रखती हो। तुम्हें इस तरह से अपने घर में चलते फिरते देखना मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद हॉल में जब तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हुई तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि तुम उस दिन मेहंदी वाले दिन से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरे हक में किसी तरह की ख़यानत करो। उसके बाद तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे यही लगा कि शायद तुम अपने इंटर्नशिप के लिए किसी तरह की सिफारिश चाहती हो, क्योंकि उससे पहले मुझे इज़ा का फ़ोन आया था और वो तुम्हारी सिफारिश कर रही थी, क्योंकि तुम अपने इंटर्नशिप टेस्ट को लेकर बहुत परेशान थी। उसके बाद तुम घर गई। उस दिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था घर पर तुम हो, इसीलिए मुलाजिम के सामने मैंने जो भी बातें की थी वो तुम्हारे लिए हरगिज़ नहीं थी। वो घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे वहाँ आ सकती हो, जा सकती हो। मुझे किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, निकाह के वक्त मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था, क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहता था। शादी वादी के चक्करों में पड़कर मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को किसी मुश्किल की नज़र नहीं करना चाहता था। तुम्हें देखकर मेरे अंदर के रोमांटिक जरासीम जाग जाते हैं, क्योंकि मैं एक रोमांटिक इंसान हूँ और बीवी को देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाता है। इतनी सी बात को लेकर तुम शादी से इनकार कर दोगी तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना। पर जहाँ तक ज़िबाइश की बात है तो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सिर्फ मेरी एक दोस्त थी और बस। आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? उसके मुसलसल बोलने पर वो आखिर अब उसकी बात की तह तक पहुंची थी, जब उसने गाड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर रोकी थी। मैं तुम्हें सच सच सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम दादी के सामने जाकर कहो कि तुम्हें रुखसी पर कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे रुखसी की जल्दी है। मैं मज़ीद अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी तुम्हें अपने इतने करीब देखकर तो हरगिज़ नहीं। वो पुरसुकून अंदाज में हुक्म दे रहा था। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है और ना ही मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हूँ। ये तो सिर्फ मैंने दादी के सामने 6 महीनों की बात की है। हकीकत तो ये है कि ना मैं आज आपसे शादी करना चाहती हूँ, ना ही कल। उसके गाड़ी से बाहर निकलने पर वो भी खामोशी से बाहर आती उससे कहने लगी थी, जबकि वो घर के अंदर की तरफ जा रहा था। मतलब तुम्हारे पास इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह नहीं है। तो तुमने ये ड्रामा किया है 6 महीने बाद वाली रुखसी का। ये सिर्फ एक बहाना है मुझसे जान छुड़वाने का, राइट? जी बिल्कुल, ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना। वो भी बोल ही रही थी जब अचानक ही वो उसका बाजू थाम कर उसे अपने नज़दीक खींचता अपने कंधे पर उठा चुका था। लेकिन मेरा ये रिश्ता ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है मिसिस। तुम्हें क्या लगता है 3 साल का इंतज़ार मैं यूं ही वेस्ट जाने दूंगा? हरगिज़ नहीं मेरी जान। आज शाम को तुम घर जाकर खुद रुखसी की बात करोगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो उसे कंधे पर उठाए हुए बोल रहा था, जबकि वो मुसलसल इनकार करती खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के मज़े के रिव्यूज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्या लगता है अब आप लोगों को कि क्या करेगा ज़रान? इबादत क्या मान जाएगी रुखसी के लिए, या ज़रान अभी जो करने जा रहा है क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें। आप लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहे हो, जो कि बहुत ही मायूस कुन बात है। तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स लास्ट में देना है। मैं अपनी तरफ से लॉन्ग एपिसोड, रोज़ आपको लॉन्ग एपिसोड देती हूँ, जिसकी वजह से जिस तरह मैंने बताया था कि काफ़ी लॉन्ग नावल है, तो उतना लॉन्ग नहीं जाएगा, जल्दी ही एंड हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने मुझे बस रिस्पॉन्स अच्छा देना है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा, तो रिस्पॉन्स बहुत अहमियत रखता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है। और दामयार तो दिन बर दिन नए प्लान बनाता जा रहा है, उसका क्या लगता है कि आप लोगों को क्या होगा आज? तो आज की एपिसोड लास्ट पे आके मैंने बहुत मुश्किल से रीड किया। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक लॉन्ग एपिसोड देती हूँ और आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मेरी ज़ुबान मेरा साथ छोड़ जाती है लास्ट पे आके। मुझे पता नहीं चलता कि मैं लफ्ज़ कैसे पढ़ रही होती हूँ और वो क्या निकल रहा होता है मेरे मुँह से।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग एपिसोड रोज़ लेकर आती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें, ठीक है। तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें और अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मैं भी खुश हो सकूँ। ज़रूर बताइएगा कि नावल कैसा लगता है आपको, क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो चलें हम कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलें हम कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तोफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप जी। नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तोफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि नावल आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह रात 8 बजे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है एस्थेटिक गर्ल। एंड देन यूनिवर्स कह रही है इंतहाई घटिया नावल, कुछ जाहिल लोग फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर होने को मोहब्बत कहती हैं। नॉनसेंस, अगर ये मोहब्बत है तो ना ही मिले किसी को ऐसी मोहब्बत। बात तो ठीक है वैसे आपकी नावल, अब मुझे पता नहीं है कि आप किस नावल के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन मेन चीज़ जो आपने बोली है वो बिल्कुल ठीक है कि फ़िज़िकली और मेंटली टॉर्चर करने को आजकल मोहब्बत कहा जाता है। तो ऐसी मोहब्बत होने से बेहतर है कि मोहब्बत ना ही हो। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाकी नावल का पता नहीं उनकी इसी, मुझे खुद नहीं पता कि कौन से वाला नावल है, कोई पुराना ही है जिस पे आपने कमेंट किया है। दैन आमिना मलिक कह रही हैं सॉरी डियर, मुहर्रम की वजह से बिज़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। नावल अच्छा है, थैंक यू वेरी मच आमिना। ज़रूर बताइएगा कि आगे भी आपको एपिसोड नंबर 3 कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और रिस्पॉन्स लाजमी किया करें, ठीक है। दैन जैद ज़ुबैर कह रहे हैं अच्छी स्टोरी थी, ना ही स्टोरी को बेफजूल लंबा खींचा गया। लव, इमोशंस, रिलेशनशिप और गुड वॉइस के साथ पढ़कर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जैद ज़ुबैर, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताते रहिएगा कि नॉवेल्स आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। दैन सलाहा कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा। दैन ज़ैनब सखीर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। सॉरी ये क्या हो गया। दैन समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं बिहार संसार डिस्ट्रिक्ट की हूँ। इलेक्शन वोटर आईडी वेरिफिकेशन गाना प्राप्त फ्रॉम फील्ड वर्क होता है जिसमें बिज़ी हूँ। 5-7 दिन का है, फिर रेगुलर सुनूंगी। थैंक यू सिस्टर, नावल ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच समीना खातून, कोई बात नहीं, आप मसरूफ़ हैं, आप अपना काम निपटा लें। आपकी राय का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप जब भी सुनिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दैन सलमा इरफान कह रही हैं बहुत खूबसूरत नावल है, थैंक यू वेरी मच सलमा। दैन आयशा क्वीन कह रही हैं नाइस नावल, कल 2 एपिसोड्स अपलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आयशा। 2 एपिसोड्स आप लोग यही समझा करें कि आपको रोज़ 2 एपिसोड्स मिलती हैं, बिकॉज मेरा क्राइटेरिया 1 घंटे की एपिसोड का होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट तक एपिसोड चली जाती है। तो आप लोग यही समझा करें कि 2 एपिसोड्स ही मिल रही हैं, ठीक है ना। दैन थैंक यू वेरी मच आयशा। दैन इस्मा खालिद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम इस्मा, ये मौके। सबसे पहले तो इस्मा का कमेंट बहुत लॉन्ग था और मुझे बहुत मज़ा आता है लॉन्ग कमेंट्स पढ़ने का। आप लोग भी लॉन्ग कमेंट्स किया करें, रिव्यू दिया करें, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस्मा कह रही है नावल बहुत अच्छा है, कुछ न्यू सा है वरना एक ही स्टोरी चलती रहती है। आई डोंट नो मच अबाउट नावल्स, आई एम न्यू। शुरू में टिकटॉक से 1-2 वीडियोस देख कर आई, उसके बाद आपका चैनल मिला, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लेट्स गो बैक टू द नावल। थैंक यू वेरी मच इस्मा। मुझे ज़रान की समझ नहीं आ रही, चल क्या रहा है इस बंदे के दिमाग में। अगर शादी नहीं करनी तो इतनी पॉजेसिव क्यों हो रहे हो। आई डोंट लाइक हाउ ही फोर्स्ड हर इन द मेंस वॉशरूम। चलो पसंद करते हो तो फिर भी अपनी बीवी को मेंस वॉशरूम क्यों लेकर गए, शर्म नहीं आई। बिल्कुल इन्हों शर्म नहीं आई, और अभी आने भी नहीं आए ऐसा। अभी तो जहाँ पर मैं आ गई हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग के जिस पोर्शन में आ गई हूँ वहाँ तो बंदा टोटली फ्लैट है, खिसक गया लड़की पे, अपने के पीछे पागल हुआ फिर रहा है और लड़की हाथ नहीं आ रही। अब मुझे कल वाले एपिसोड की क्यूरियोसिटी हो रही है कि कल क्या करेगा, कंधों पे तो उठा के ले जा रहा है, अब होगा क्या। तो दैन लड़की की हिम्मत थी कि बर्दाश्त कर गई है, डिज़र्व तो वो एक थप्पड़ करता था। बिल्कुल यार इसमें सही कह रही हैं आप, खुद फीमेल फ्रेंड्स रखी हुई हैं और भाई को अपनी बीवी का लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं आया। बिल्कुल, एक तो नाम भूल जाता है, दाम्यान यार इस्मा, दाम्यार नाम है शायद हीरो का। दाम्यान नहीं दाम्यार। ये कौन सी दुनिया का बशिंदा है, कमीना है कमीना, फुल ठरकी लड़का है।
उसके दिमाग में 24 घंटे ईज़ा घूमती है कि मैं उसे कैसे अपने काबू में करूं। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ठरक है, बस मैं उसका अंदाज़ा लगा लिया। वेडिंग हॉल, सीरियसली बिल्कुल यार, वेडिंग हॉल यार, कोई और जगह नहीं मिली यार, उसे कोई और जगह भी मिल जाती है, वो वहाँ भी एडजस्ट कर जाता है। इसमें वो बड़ी बात नहीं है, उसकी फितरत कमी नहीं है, वो उसके लिए कोई भी जगह उसे दे दो वो एडजस्ट कर लेगा। पूरे नावल अच्छा जी, अच्छा खासा लड़की को डरा दिया। वो जो मियाँ बीवी हैं उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बारिक एंड जहरिश। बिल्कुल यार, पूरे नावल में उनका बाकी करैक्टर उनके और वो उनका कपल बहुत मज़े का है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड, बिलीव मी। मेरा कोई इरादा नहीं था इतना लंबा कमेंट करने का, लेकिन आपकी वजह से करती हूँ। आपका प्यार है इसमें, बस करती रहें। और मैं सही बता रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ना भी ना आए, मेरे किसी एक लिसनर का भी मुझे अच्छा सा कमेंट मिल जाता है, मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई। और लिटरली मैं ये बात सही कह रही हूँ। मैं देखती हूँ कुछ लोग रेट करते हैं, मैं कुछ बुरा नहीं कह रही, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने काम से काम होता है। लेकिन मेरे लिए आप लोग एक फ़ैमिली की तरह हैं। मेरा दिन नहीं गुजरता जब तक मुझे आप लोगों के कमेंट्स ना मिल जाएं या मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ ना लूँ। और मेरे लिए लिटरली ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। और आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से इमोशनली अटैच हो गई हूँ, आप लोग भी मुझसे हो गए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। आप मुझे भी बहुत फारिग समझ रही होंगी, मैं भी हूँ इसमा, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच इसमा, आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आगे भी मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि नावल कैसा लगा, ठीक है। देन आयशा बेग कहनी अस्सलाम वालेकुम, कल 2 एपिसोड्स अपलोड कीजिए ना आयशा। मैं आपको पहले भी सॉरी ऐन बेग मैं पहले भी आयशा को बता रही थी कि आप लोग यही समझा करें कि 2 एपिसोड्स ही देती हूँ मैं आपको रोज़। 1 घंटे 40-45 मिनट तक चली जाती है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही दूँ। दैन रुमान खालिद कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू वेरी मच रुमान खालिद। दैन रियाजमिश कह रहे हैं पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका कमेंट आज इतना शॉर्ट क्यों है। तो सबसे पहले तो मेरी इस बात पे बड़ी नाराज़गी आप कबूल करें, मुझे आपका शॉर्ट कमेंट एक्सेप्ट नहीं है, आप लोगों के लॉन्ग कमेंट्स ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा नाइस एपिसोड, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, स्टोरी बहुत अच्छी है अभी तक, होप सो आगे और भी मज़े की हो। बिल्कुल यार, बहुत मज़े की होने वाली है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपकी राय का, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हिना रंगरेज कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच हिना। सीमा सुल्ताना कह रही है अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, नाइस एपिसोड, नावल इंटरेस्टिंग है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ 2 एपिसोड अपलोड किया करें ना, आप लोग सारे 2 एपिसोड के पीछे पड़ गए हो। तो थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, आप लोगों को 2 एपिसोड्स ही मिलती हैं। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, 1 घंटा 40-45 मिनट की एपिसोड हो जाती है, तो 2 एपिसोड्स ही है। अब मैक्सिमम भी एक एपिसोड के मैं 160 से 70 पेजेस एक एपिसोड में पढ़ती हूँ। तो आई थिंक सो इट्स इनफ, मोर देन इनफ बल्कि, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। आयशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, पॉजेसिव हीरो क्यूट लगे हैं, थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी ज़ुबान इस वक्त बिल्कुल साथ नहीं दे रही, इतना बोल बोल के बेचारी थक चुकी है। वैसे थकती तो नहीं है, 24 घंटे वो हो जाती हूँ मैं, बोल बोल के ना खुश होती हूँ, लेकिन इस वक्त इतना जब पढ़ने वाला बोलती हूँ ना, फिर मैं जो बोलते कुछ और हूँ, निकलता कुछ और है। तो सबका अकाउंट कह रहे हैं नावल वो सिलेक्ट किया करें करैक्टर्स कम हो और हीरो हीरोइन का कपल एक ही हो, क्योंकि हमने उनको सुनते हैं देखते नहीं हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सुनने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मेरा मेन बात पता है क्या आपको मैं बताती हूँ, हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है कि किस तरह से सुनते हैं। मेरी जो मेजॉरिटी है ना, मैं हमेशा पोल क्रिएट करती रहती हूँ, मैं अपने लिसनर्स की मेजॉरिटी देखती होती है कि मेजॉरिटी किस राय पे मुतफिक होती है। तो मेजॉरिटी का हमेशा होता है कि आप लॉन्ग नावल लेकर आए, मल्टीपल कपल्स लेकर आए। तो मैंने बहुत से नावल्स ऐसे पढ़े हुए हैं जो सिंगल कपल्स पे हैं, रोमांटिक भी हैं, अच्छे भी हैं, कुछ लॉन्ग भी हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं। तो आप वो पढ़ें। अगर आपको ये बेहतर नहीं लग रहा तो आप छोड़ दें। ये बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। तो मैं अपनी मेजॉरिटी को देखते हुए और एक तरफ आपको रख के नावल छोड़ तो सकती नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप प्लीज़ छोड़ दें, आप शॉर्ट जो मैंने पढ़े हुए हैं वो देख लें, ठीक है। तो दैन ज़िशान जाहिद कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल है, अमेजिंग, कंटिन्यू करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच ज़िशान जाहिद, बिल्कुल कंटिन्यू हुआ है। दैन अस्सलाम वालेकुम, मैं ऊपर अपना ही पढ़ी जा रही हूँ, मैं हिल गई हूँ, मैं बता रही हूँ। अभी आप लोग चाहते हैं मैं और लॉन्ग एपिसोड दूँ, पागल करना है आप लोगों ने अपनी नरेटर को। दैन गौसिया जुनेद कह रही हैं ऑल, थैंक यू वेरी मच गौसिया। इस्मा कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम, ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, ये अच्छा मुहर्रम के दिनों का था। फिज़ा कह रही हैं ओके आपी,
दैन नावल का नेम लास्ट एपिसोड में रिवील होगा। हिना रंगरेज कह रही हैं वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच हिना। कोकी खान कह रही हैं ज़बरदस्त आपी, थैंक यू वेरी मच कोकी खान। सुबहान मलिक कह रहे हैं नाइस, थैंक यू सुबहान। दैन अदनान समी कह रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू दिस नावल। जी जी कंटिन्यू कर दिया, दूसरी एपिसोड आ चुकी है, एंजॉय करें, बताइएगा। नज़ीमा कह रही हैं ओके डियर। नज़ीमा आपका कमेंट मुझे अभी तक मिला नहीं है नेक्स्ट इस नावल पे, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, जल्दी से वापस आ जाएँ, ठीक है। दैन सादिया आमिर कह रही हैं आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मैं पूरा नावल पढ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन डोंट वरी लिंक आपके चैनल से शेयर करती हूँ अपनी दोस्तों को भी, और मैं ख़ुद भी रीड दोबारा आपके चैनल से पढ़ती हूँ। थैंक यू वेरी मच साद आमिर सॉरी। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, आपका सपोर्ट है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नावल आपको कैसा लग रहा है, आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। दैन मोहम्मद तफ़ैल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान। जी कैसी हैं आप। नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, थोड़ा सस्पेंस है, समझ से ही आ रही, लेकिन भाभी और देवर की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तफ़ैल। बिल्कुल अब आप लोग दूसरी तीसरी, बल्कि आज तो तीसरी एपिसोड अपलोड हो जाएगी, तो सारे सस्पेंस ख़त्म हो गए, अब तो एक सिंपल स्टोरी चली आ रही है और मज़े की स्टोरी चली आ रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। दैन रीशा राइटर माई फ्रेंड बोल रही हैं ज़रान कमीना, महा कमीना, मनहूस कमीना, और अभी जो अपनी बच्ची के साथ करेगा ना, मैं तुझे बता रही हूँ, इस बंदे पे छुरी फेर देनी है मैंने। दैन रीज कह रही है कुत्ता दामेयार लानती मनहूस कमीना ठरकी, उसके जहन में एक ही बात चलती है 24 घंटे, क्या चलती है कि ईज़ा नू काबू करना है। कमीना है पूरा, कमीना जाने कमीना। और मैं तुझे सही बता रही हूँ ज़रान, अभी अगर इस इबादत के साथ कोई तू मैं की थी ना, तो फिर इबादत के क्रश का ब्लेड फिरेगा इस पर, तो इनू कोई थैंक यू नहीं, इदा फ़र्ज़ बनता है सुन के मैंने जवाब देना, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि नावल की आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, नावल को एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।